हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की प्रोसीजर्स, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेड सोर के बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, तो बेड सोर देखेंगे हम कि बेड सोर क्या होता है, इसके कॉजेज देखेंगे किस वजह से बेड सोर होता है। उसके बाद में देखेंगे हम कॉमन प्रेशर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम असिस्मेंट मेथड, बेड सोर हो जाएगा तो हम कैसे असिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे बेड सोर का मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इमेज, देखते हैं फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहा है हमको। यहाँ पे एक पेशेंट है, क्या है ये पेशेंट। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, पेशेंट दिख रहा है ना। उसके बाद में जो डॉक्टर है वो क्या बता रहा है, जो नर्सिंग स्टाफ है उसको बता रहा है कि जो पेशेंट है उसको क्या हुआ है, बेड सोर हुआ है। ठीक है, बेड सोर का सीधा सा मीनिंग अपन को याद रखना है। बेड मतलब क्या होता है, पलंग होता है। सोर मतलब क्या होता है, अल्सर होता है ना। एक पेशेंट है जो पलंग पर ही लेटा हुआ है ना, तो कंटिन्यूसली बेड पर लेटे रहने के कारण क्या हो गया, जो उसकी बैक थी है ना, या फिर ऐसे पार्ट जो बेड से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे, उन पार्ट पे क्या हो गया है, प्रेशर पड़ने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से क्या हो गया है, वहाँ पर अल्सर हो गया है, मतलब छाले पड़ गए हैं, है ना। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बेड सोर के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन अगर देखें हम, बेड सोर क्या होता है, बेड सोर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑल्सो नो, इसको किस नाम से जाना जाता है, डेबिकुटस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है और प्रेशर अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेड सोर्स ऑल्सो नो, किस किस नाम से जानते हैं इसको। फर्स्ट बेड सोर तो इसको बोलते ही हैं, मतलब बेड की वजह से अल्सर, है ना। और उसको और किस नाम से बोलते हैं अपन, डेकुबिटस अल्सर। ठीक है, इसके अलावा और क्या नाम हो सकता है इसका, प्रेशर अल्सर। ठीक है, क्लियर है। क्या देखा हमने, बेड सोर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेड सोर क्या है, एक फंडामेंटल का टॉपिक है ना, जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट रहता है अगर वो लंबे समय तक बेड के कांटेक्ट में आता है या फिर किसी प्रेशर, इसकी बॉडी के जो पार्ट रहते हैं वहाँ पर अगर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो प्रेशर पड़ने के कारण या मॉइस्चर के कारण क्या हो जाता है, जो उसकी बॉडी रहती है वहाँ पर क्या हो जाता है, स्किन जो रहती है वो डैमेज हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है। उसके बाद में वहाँ पर विंडो बन जाता है, वुंड के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या हो जाता है, स्किन में नेक्रोसिस जैसी कंडीशन भी हो जाती है। तो इन सभी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेड सोर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बेड सोर के अलावा अगर डायरेक्ट एग्जाम में लिखा हुआ आता है डेकुबिटस अल्सर, तो इसमें भी आपको समझ जाना है कि डेकुबिटस अल्सर भी किसको बोलते हैं, बेड सोर का ही अनदर नेम होता है, डेकुबिटस अल्सर। ठीक है, प्रेशर सोर अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि प्रेशर सोर्स के बारे में लिखो या प्रेशर सोर क्या होता है, तो प्रेशर सोर भी हम किसको बोलते हैं, बेड सोर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों नाम हमको क्लियर होना चाहिए। बेड सोर का मीनिंग भी क्या होता है, और डेबुकेटस में जो अल्सर है और प्रेशर अल्सर है, तीनों का क्या होता है, मीनिंग सेम ही होता है। क्लियर है इतना। तो ये हमारी थी डेफिनेशन। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ बेड सोर। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने बेड सोर समझ लिया है। बेड सोर क्या, कि पेशेंट लंबे समय तक अगर बेड पे रहता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसको अल्सर हो जाता है, उसकी जो स्किन रहती है वो डैमेज हो जाती है, वही क्या होता है, हमारा बेड सोर होता है। अब आगे हम देखते हैं कॉजेस, है ना, किस किस कारण की वजह से जो पेशेंट रहता है उसकी स्किन डैमेज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर कॉज की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो कॉज रहेगा वो क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में हम देखते हैं ऐसा पेशेंट जो लंबे समय से बेड रिडन पेशेंट है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई जो लॉन्ग टर्म इंजरी वाला पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी वाला पेशेंट है, जो ज़्यादा दिनों तक क्या रहेगा, बेड पे ही रहेगा, है ना। तो ज़्यादा दिन तक बेड पे रहने के कारण एक ही पोजीशन में अगर वो रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ पर क्या रहेगा, बेड का प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर लगना की वजह से क्या हो जाता है, बेड सोर हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो कॉज होता है वो क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को अल्सर्स हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेड सोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉइस्चर। ठीक है, पेशेंट अगर मॉइस्चर में रहेगा, मॉइस्चर मतलब क्या, कि अगर पेशेंट जो है अगर वो क्या कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है, या फिर जो अनहाइजीनिक कंडीशन है, ठीक है, डिब्रीइंग और यूरिन हो जाता है, यूरिन क्या हो रहा है, लीकेज आउट हो रहा है कैथेटर से, है ना, या फिर कुछ भी अदर कारण की वजह से क्या हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, तो ऐसा कोई भी कारण जिसमें क्या होता है, मॉइस्चर पैदा होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर के कारण क्या हो जाएगा, लंबे समय तक अगर पेशेंट की जो बॉडी रहती है वो मॉइस्चर के कनेक्शन में रहेगी, है ना, नमी अगर बनी रहेगी, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो पेशेंट की स्किन रहती है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेड सोर्स हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से छाले बन जाएंगे या अल्सर बन जाएंगे, बेड के कारण हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल देंगे उसको, बेड सोर के नाम से जानते हैं। तो सेकंड जो हमारा कॉज है वो क्लियर है ना। फर्स्ट क्या है, प्रेशर की वजह से बेड सोर हो जाएगा, दूसरा क्या है, मॉइस्चर की वजह से बेड सोर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम कॉजेस की बात करें तो क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रगड़ लगने की वजह से, है ना। पेशेंट बेड पे अगर लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा, उसके बॉडी के बीच में और बेड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, मतलब प्रेशर बनेगा, है ना। फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगी, जो बॉडी की स्किन रहती है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण भी पेशेंट को क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद में हम देखेंगे अनदर कॉज क्या होगा इसका, तो शियर। ठीक है, शियर का मतलब क्या होता है, स्किन का फटना। ठीक है, स्किन के फटने की वजह से, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट को अपन ने क्या करा है, पोजीशन प्रोवाइड करी है, उसमें अपन ने पेशेंट को रफली हैंडल करा है। रफली हैंडल मतलब क्या, कि जब भी आप क्या करते हो, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हो या फिर उसको करवट दिलाते हो, हमेशा अपन क्या करते हैं, पेशेंट के साइड में, मतलब राइट साइड में हम खड़े होकर पेशेंट को अपनी तरफ पोजीशन दिलाते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या करा है, जो पोजीशन दिलाने की जो प्रोसेस थी उसको ढंग से नहीं करा है, रफली उसको क्या करा है, करवट दिलाई है या फिर पेशेंट को रफली हैंडल करा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम शियर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, शेयर मतलब क्या, कि पेशेंट को रफली हैंडल करना, जिसके कारण क्या हो जाता है, पेशेंट की जो स्किन रहती है वो फट जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉजेज जो है वो क्लियर है, क्या क्या कॉजेज के कारण बेड सोर्स होता है। एक तो बॉडी पे प्रेशर लगने के कारण होता है, दूसरा हमने क्या देखा है कि पेशेंट को अगर लंबे समय तक मॉइस्चर मतलब नमी में रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, उसको बेड सोर्स हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा है फ्रिक्शन, है ना, लंबे समय तक फ्रिक्शन अगर लगेगा उसकी बॉडी पे तो उस कंडीशन में भी उसको क्या हो जाएगा, बेड सोर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या दिखा है, शियर। शेयर का मतलब क्या, कि रफली पेशेंट को पोजीशन दिलाई है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ब्रेकडाउन हो गई है या डैमेज हो गई है, या बोल सकते हो कि स्किन क्या हो गई है, फट गई है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर के नाम से जानते हैं। तो कॉजेज इसके क्लियर है। अब एक एक कॉजेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट कॉजेज हम देखते हैं बेड सोर होने का, है ना। बेड सोर हुआ है पेशेंट को, मतलब क्या हुआ है, उसके बेड के कारण अगर अल्सर्स हुए हैं तो क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा था प्रेशर पड़ने के कारण। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अपन क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेड सोर। ठीक है, तो बेड, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बेड सोर किस किस की वजह से होता है, तो आपको सारे कारण पता है, मोस्टली उन कारणों की वजह से ही बेड सोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमनली कौन सा कारण है उन सब में से जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को हमेशा अल्सर्स हो जाते हैं या बेड सोर्स हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा, प्रेशर, है ना। प्रेशर मतलब क्या, कि जो मोस्ट कॉमनली अगर जो कॉज होता है बेड सोर का, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमनली जो बेड सोर रहता है किस वजह से होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट की बॉडी पे प्रेशर पड़ने के कारण होता है, मतलब लंबे समय से पोजीशन चेंज नहीं करवाई है, एक ही पोजीशन में बेटा जो पेशेंट है वो क्या हुआ है, लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन में प्रेशर पड़ेगा और उसको क्या हो जाएंगे, बेड सोर हो जाएंगे। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि प्रेशर पड़ने के कारण बेड सोर कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम क्या, कंटिन्यू प्रेशर डिक्रीज द ब्लड सप्लाई इन पर्टिकुलर साइड। ठीक है, ये क्या है, एक बेड है, मान लो ये क्या है, एक बेड है। ठीक है, इस पे क्या है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। ठीक है, बेड पे पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, कंटिन्यू के लेटा हुआ है ना। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं या फिर जो बेड रिटर्न पेशेंट रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, हर 2 घंटे में, हर 2 आवरली क्या करना चाहिए, उनको करवट दिलाना चाहिए, है ना, लेटरल करवट दिलाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या नहीं पड़े, प्रेशर नहीं पड़े। तो अपन ने क्या करा है, पेशेंट को क्या करा है अपन ने, पोर हैंडलिंग के कारण क्या करा है, उसको जो प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उसको जो पोजीशन देनी चाहिए थी वो हमने नहीं दी है। पेशेंट लंबे समय से 8 घंटे से 6 घंटे से कैसा है, 6 आवर या 8 आवर से ऐसे ही क्या है, एक ही पोजीशन में है। ठीक है, तो चांसेस है क्या हो सकता है, पेशेंट को बेड के कारण जो प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, बेड के कारण प्रेशर लगेगा उसकी बॉडी पे, है ना, प्रेशर ऑन बॉडी। तो प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, पेशेंट को बेड सोर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर अपन देखा है कि प्रेशर पड़ने के कारण मोस्ट कॉमनली बेड सोर होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखा हमने कि कंटिन्यू प्रेशर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा ब्लड सप्लाई इन पर्टिकुलर साइड। अब जो भी उसके बॉडी के पार्ट है ना, जो भी इस बेड से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर जो भी बेड से क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उन सब पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो रहती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज ब्लड सप्लाई कहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, इन पर्टिकुलर साइड। पर्टिकुलर साइड मतलब जो साइड, मतलब जो एरिया जो उसके हैं बेड से डायरेक्ट कनेक्शन में है, उस एरिया पे क्या हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा। ठीक है, जब ब्लड नहीं जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म,
है ना। अब जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है इनमें क्या हो जाएगा, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, अब सेल को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, है ना, मतलब अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने जो नॉर्मल फंक्शन है उसको करने के लिए क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, है ना। तो अगर ब्लड सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, मतलब सेल को प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पा रहा है, जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, जो ऑक्सीजन उसको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब हमने बोल दिया कि सेल का जो मेटाबॉलिक फंक्शन था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस्कीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, ठीक है। अब जो उसकी बॉडी के जो टिश्यू थे वहां पर क्या हो जाएगी, प्रॉपर अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस्कीमिया क्या होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन टिश्यू, है ना। अगर टिश्यू में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस्कीमिया, ठीक है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण पेशेंट को क्या हो गया, जो उसके टिश्यू है वहां पर प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, ठीक है। अब नेक्रोसिस भी क्या होती है, एक टर्म होती है जिसको हम यूज किसके लिए करते हैं, लोकल टिश्यू डेथ के लिए, ठीक है। टिश्यू की डेथ हो गई है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बोलेंगे क्या, कि टिश्यू की डेथ हो जाना, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे इसको, टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाना। नेक्रोसिस हो जाना मतलब मर जाना, या टिश्यू का क्या हो जाना, डेथ हो जाना, मतलब पूरी तरीके से अपना जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा, या काम करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। इस्कीमिया याद रखना है, इस्कीमिया क्या है, जो ऑक्सीजन सप्लाई रहती है हमारे टिश्यू तक प्रॉपरली नहीं जा पाएगी, उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, इस्कीमिया बोल देंगे। क्लियर है, तो पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है। प्रेशर के कारण क्या हुआ, कंटिन्यूस प्रेशर पड़ा इसकी बॉडी में, उसके कारण क्या हो गया, जो सेल का मेटाबॉलिज्म था वो डिक्रीज हो गया। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ तो हमने क्या बोल दिया कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं गया, इसलिए मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में लंबे समय तक अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो टिश्यू क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगेंगे, जिसको हमने बोल दिया लोकल टिश्यू डेथ। क्लियर है यहाँ तक कि प्रेशर के कारण कैसे जो टिश्यू रहते हैं वो डेथ होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम सेकेंड कॉज, ठीक है। फर्स्ट कॉज पढ़ लिया हमने क्या, कि प्रेशर पड़ने के कारण पेशेंट को बेड सोर होता है। सेकेंड हम देखते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नमी, ठीक है। मॉइस्चर को हम क्या बोल सकते हैं, नमी, मतलब पेशेंट क्या है, मॉइस्चर में है, मतलब कि गीले में अगर लंबे समय तक रहेगा, मॉइस्चर में रहेगा, तो उस कंडीशन की वजह से भी क्या होगा, पेशेंट को बेड सोर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्या होगा अपन देखते हैं इसमें। मॉइस्चर इज फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या देखा हमने फर्स्ट, कि जो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर मतलब अगर नमी होती है तो ये क्या होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। फेवरेबल मतलब कि जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रोथ करने के लिए जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट हमारा कैसा होता है, मॉइस्चर होता है। मोस्टली हमने देखा है कि अगर सर्दी के दिन होते हैं तो मतलब मॉइस्चर होता है, मतलब गीला अगर होता है, बारिश के दिन होते हैं सॉरी, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इन्फेक्शन रहता है, डिसीज रहते हैं, है ना, कोल्ड एंड कफ रहता है, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो वायरस एंड बैक्टीरियाज होते हैं ये मोस्टली जो रहते हैं, जो मॉइस्चर रहता है उसके प्रति कैसे होते हैं, फेवरेबल, मतलब उनका फेवरेट इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, है ना। तो हमने वही देखा है कि अगर पेशेंट लंबे समय तक मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तो ये क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए फेवरेबल, मतलब उनका एक तरीके से बोल दो कि फेवरेट इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। मॉइस्चर इन्फॉर्म्ड बाय एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। मॉइस्चर कहाँ से बनता है, तो ये मॉइस्चर कहाँ से आया, एक्सेसिव स्वेटिंग से बन सकता है, ठीक है। और कहाँ से बन सकता है, लीकेज फ्रॉम द कैथेटर ट्यूबिंग। एक पेशेंट है जिसको आपने क्या लगाया है, यूरिन पास आउट करने के लिए यूरिनरी कैथेटर लगाया है ना, तो हो सकता है कि कैथेटर में से भी क्या हो रहा हो, लीकेज हो रहा हो, है ना, तो उसके कारण भी मॉइस्चर बना दे सकता है। एंड ड्रिबलिंग द यूरिन, है ना। और एक सा पेशेंट है जिसमें कैथेटर तो नहीं है पर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन मतलब थोड़ी थोड़ी जो ड्रॉप्स रहती है या थोड़ी थोड़ी देर में क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स वो यूरिन को पास आउट कर रहा है इनवॉलेंट्री, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बेड उसका हमेशा गीला ही रहेगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको मॉइस्चर के कारण बेड सोर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है इतना, किस मॉइस्चर क्लियर है कि मॉइस्चर के कारण कैसे पेशेंट को बेड सोर हुआ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको देखना है, नेक्स्ट कॉजेस क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन अकर ड्यू टू रिंकल इन बेड, लैक ऑफ मसल एंड फैट इन बॉडी, ठीक है। हमने क्या देखा, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, रिंकल इन बेड। रिंकल का मतलब क्या होता है, सल हो जाना, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, रिंकल को सल हो जाना। तो अगर बेड के ऊपर क्या हो गए, सल हो गए, बेड के ऊपर नहीं, बेडशीट के ऊपर, ठीक है। बेड के ऊपर क्या रखेंगे अपन, बेडशीट लगाएंगे, बेडशीट लगाते हैं तो बेडशीट के अंदर क्या हो जाता है, अगर रिंकल्स आ जाते हैं मतलब सल हो जाते हैं,
है ना। इसलिए हॉस्पिटल में क्या करते हैं अपन, पेशेंट को जो टाइडी बेडिंग करते हैं। टाइडी बेडिंग का रीजन ही क्या होता है कि उसमें कोई भी रिंकल्स या कोई भी सल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें रिंकल्स होंगे, सल होंगे, पेशेंट को अगर उस पर लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे रखेंगे तो उस रिंकल के कारण क्या हो जाएगा, बॉडी पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे और क्या हो सकता है, वो जो बेड सोर रहता है या प्रेशर सोर रहता है उसको कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो रहता है किसके कारण होता है, बेड पे अगर कोई रिंकल हो रहा है, मतलब चादर अगर सल में है ना, लैक ऑफ मसल के कारण हो सकता है ना। एक ऐसा पेशेंट है जिसकी बॉडी में क्या है, मसल्स की कमी है, मतलब बहुत ज्यादा वीक है, वो बहुत ज्यादा मसल जो है उसके लॉस है ना। तो मसल अगर नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, जो फैट रहेगा, फैट भी बॉडी में अगर कम रहेगा या मसल्स भी कम रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट उसकी जो बॉडी है, उसकी जो बोन है डायरेक्ट कनेक्शन में आएगी किसके, बेड के। तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा रिस्क है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण बेड सोर हो सकता है। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट और कॉज क्या हो सकता है, शियर के कारण हो सकता है। ठीक है, शियर मतलब क्या होता है, फटना बोल सकते हो आप हिंदी में इसको, फटना है ना, किसका फट जाना, स्किन का फट जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑन द स्किन इन रॉन्ग पैटर्न ऑफ चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट। इसके बारे में आगे अपन ने बात करी थी। शियर मतलब क्या होता है, जो स्किन रहती है इसमें क्या हो जाता है, रॉन्ग पैटर्न के कारण, मतलब कि जो पेशेंट को जो करवट दिलानी थी या फिर जो पोजीशन देनी थी आपने सही तरीके से नहीं दी है ना, कैसे भी उसको उठा के करवट दिला दी है, किसी भी उठा के उसको बैठा दिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उसकी जो स्किन रहती है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, शियर हो जाना। ठीक है, अब जो इनमें से अपन ने कॉजेस देखे, सबसे ज्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किससे आया है, शियर से आया है। तो इसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं, जो एम्स में बहुत बार पूछा गया है। अगर बेड सोर से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो शियर होता है वो क्या होता है ना। तो उसमें डायरेक्ट अपन को क्या याद रखना है कि पेशेंट को हम रफली हैंडल करते हैं, रफली उसको क्या करते हैं, पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, शियर होता है ना। और शियर की वजह से क्या होता है, बेड सोर हो जाता है। क्लियर है इतना। तो ये सारे हमारे क्या थे, कॉजेस थे जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को बेड सोर होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे, रिस्क फैक्टर ऑफ बेड सोर। ठीक है, रिस्क फैक्टर मतलब क्या, कि कौन कौन से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क रहती है कि इनको बेड सोर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन पेशेंट है ना, मतलब पलंग पे लेटे रहेंगे लंबे समय तक। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, लंबे समय तक बेड पे लेटे रहेंगे। ऐसे पेशेंट जो कोमा में है ना। ऐसे पेशेंट जिसको कोई बहुत ज्यादा कोई सी न्यूरल इंजरी हुई हो, वो पेशेंट हो सकते हैं। हेड इंजरी वाला पेशेंट हो सकता है। उसके अलावा बोले तो फिर सर्जरी वाला पेशेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो लंबे दिनों तक क्या कर, लंबे समय तक क्या रहते हैं, बेड के कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब बेड पे ही रहेंगे, वो क्या होते हैं, हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं वो, हमारे रिस्क फैक्टर ऑफ बेड सोर होते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में देख लिया अपन ने क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पेशेंट रिस्क फैक्टर में काउंट करेंगे हम। ऐसा पेशेंट जो क्या है, बेड रिटर्न है, तो हम लिख लेंगे रिस्क फैक्टर फर्स्ट, बेड रिडन पेशेंट। ठीक है, उसके बाद में और कौन सा देखा हमने, अनकॉन्शियस बोल सकते हैं हम, अनकॉन्शियस पेशेंट। उसके बाद में और कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है, कोमा पेशेंट। उसके बाद में कौन सा हो सकता है, मेजर सर्जरी वाला पेशेंट, मेजर सर्जरी पेशेंट। ठीक है, माइनर कोई सी सर्जरी हुई हो तो 1 दिन में या 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, बट मेजर सर्जरी अगर किसी पेशेंट की हुई हो, है ना, किसी का कोई सा ऑर्गन रिमूव करा हो या कोई सा बॉडी पार्ट रिमूव करा हो या एम्पुटेट करा हो, तो उस कंडीशन में लंबे समय तक क्या रहेगा, पेशेंट बेड पे रहेगा, जिसको अपन ने बोल दिया क्या, मेजर सर्जरी पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से पेशेंट हो सकते हैं, बेड रिटर्न हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, कोमा हो गया। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं ऐसा पेशेंट जिसमें मसल और फैट कम हो, है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिव थीन पेशेंट। पेशेंट कैसा है आपका, बहुत ज़्यादा थीन है, थीन मतलब पतला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पतला होना भी क्या होता है, सेहत के लिए हानिकारक रहता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, पेशेंट को बेड सोर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, लॉन्ग टाइम ऑन ट्रैक्शन पेशेंट, लॉन्ग टाइम ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो पेशेंट के अगर क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर
की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए क्या कर देते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, है ना। जो ट्रॉमा वार्ड में अपने मोस्टली देखते हैं, है ना, तो उसमें अपन क्या कर देते हैं, ट्रैक्शन कर देते हैं, मतलब उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसको लॉन्ग टाइम तक ट्रैक्शन वाली कंडीशन में ही आपने रखा है, मतलब वो हिल डुल नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, उसको बेड सोर होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर में बर्न वाला पेशेंट हो सकता है, बर्न पेशेंट, ठीक है। बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, बस अपन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसको क्या करा गया है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगाया है, मतलब उसके नाक में से क्या करी है, नली डाली गई है ना। जो फूड है वो अपन से खुद से नहीं खा पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहेगा, तो उस कंडीशन में भी रिस्क रहेगी पेशेंट को क्या होने की, जो बेड सोर रहता है वो होने की रिस्क रहेगी, ठीक है। इसके अलावा और कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अपने, फ्रैक्चर पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसको क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको इम्मोलाइज कर दें, वैसी पोजीशन में वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो सकता है, O2 इनहेलेशन पेशेंट, O2 इनहेलेशन पेशेंट, है ना। ऐसा पेशेंट जिसको क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। ऑक्सीजन लगा रहे हैं अपन, तो वो पेशेंट भी क्या रहेगा, मास्क लगा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन जो कनेक्शन रहेगा उसके, तो उस कंडीशन में भी एक ही पोजीशन में रहेगा, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, रिस्क डेवलप हो जाएगी किसकी, बेड सोर होने की। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, अब इसके कॉमन साइट ऑफ पॉइंट ऑफ बेड सोर, क्या देख रहे हो यहाँ पर, अब कॉमन साइट और पॉइंट ऑफ बेड सोर, है ना। कॉमन साइड मतलब कि बेड सोर किस किस जगह पर हो सकता है, साइड का मतलब क्या होता है, जगह। तो अब आगे देख रहे हैं हम क्या, कि कौन कौन सी साइड पर बेड सोर हो सकता है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं कि अगर पेशेंट कैसा रहेगा, सुपाइन पोजीशन में रहेगा। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट सीधा लेटा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बना लेते हैं वापस से अपना बेड, यहाँ पर बना लेते हैं हमारा पेशेंट, ठीक है। 3 पेशेंट ही बनाया है, क्योंकि 3 पेशेंट में ही मोस्ट कॉमनली रिस्क रहती है क्या होने की, बेड सोर होने की। तो हमारा पेशेंट कैसा है, 3 पेशेंट है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अभी कॉमन साइड के बारे में बात करेंगे कि कहाँ हो सकता है ना। तो अगर ये हमारा बेड है, ये पेशेंट कैसा लेटा है, सुपाइन पोजीशन में लेटा है, सुपाइन मतलब कि सीधा लेटा है ना। तो कौन कौन से पार्ट में या कौन कौन से साइड पे रिस्क रहेगी कि यहाँ पर बेड सोर हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका ऑक्सीपिटल, क्या देखेंगे, हमको इमेज से इस इमेज को ही समझ के इस नाम को याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी जो कॉमन साइड रहती है ना, कि अगर पेशेंट एक सुपाइन पोजीशन में है तो ऑप्शन 4 डाल देगा कि सुपाइन पोजीशन में किस किस पार्ट पे या किस किस साइड पे बेड सोर होता है। 4 ऑप्शन डाल दिए उसने कि एल्बो पे होगा, सेक्रम पे होगा, चीक डाल दिया, ईयर डाल दिया। तो अब अपन याद नहीं रख पाएंगे, है ना, कि किस पोजीशन में कहाँ पर होता है। तो याद कैसे रख लो, खुद की बॉडी से याद रख लो, या फिर इस इमेज से याद रख लो कि पेशेंट है जो हमारा किसा लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी साइड। फर्स्ट साइड जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीपिटल। सुपाइन पोजीशन में जब लेटा है तो उसका जो ऑक्सीपिटल होता है, ऑक्सीपिटल कहाँ पर होता है, हमारा बैक साइड में होता है हेड के, है ना। ऑक्सीपिटल बोन होती है, तो जो उसका ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है, बेड से डायरेक्ट टच हो रहा है ना। तो फर्स्ट साइड तो हमारे क्या हो जाएगी, ऑक्सीपिटल। जो साइड हमारी बेड से टच हो रही है उसको हम क्या बोल देंगे, कॉमन साइड बोल देंगे। तो फर्स्ट साइड तो क्या हो गई, हमारा जो हेड का ऑक्सीपिटल पार्ट था वो टच हो रहा था, इसलिए हमने बोल दिया ऑक्सीपिटल साइड पर प्रेशर सोर हो सकता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका क्या आता है, स्केपुला आता है ना। तो सेकंड नंबर पे क्या हो गया, हमारा स्केपुला हो गया, है ना। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, बस से इमेज से समझ लो कि ऑक्सीपिटल वाले पार्ट में हो सकता है ना। अगर सुपाई में रहेगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, स्केपुला पे हो जाएगा, ठीक है। स्केपुला क्या होता है, हमारा जो शोल्डर बैक साइड में बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केपुला बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो फ्लैट लेटा हुआ है तो स्केपुला पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसके कारण वहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है एल्बो, है ना। एल्बो उसकी जो हैंड रहते हैं यहाँ पर, एल्बो जो रहेंगे वो टच रहेंगे बेड से, तो एल्बो में भी हो सकता है। उसके बाद में क्या होगा, सैक्रम, है ना। तो मोस्ट कॉमनली अगर पूछे कि सुपाइन पोजीशन में एक पेशेंट लेटा हुआ है तो मोस्ट कॉमनली जो प्रेशर सोर्स रहते हैं या बेड सोर रहते हैं कहाँ पर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, सैक्रम वाले पार्ट में होंगे। अब सैक्रम जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो हमारा एक पेल्विक का पार्ट होता है ना। सैक्रम बोन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो उस वाले पार्ट में मोस्ट कॉमनली, क्योंकि जो हिप रहता है वो डायरेक्ट बेड से कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो एक ही पोजीशन में अगर रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सैक्रम वाले पार्ट में अपन को देखने को मिलेगा बेड सोर। उसके बाद में क्या हो सकता है, सीधा लेटा हुआ है, मतलब उसका जो सैक्रम देख लिया हमने। उसके बाद में उसकी हील, है ना, मतलब उसके जो पैर है ये भी बेड से कनेक्ट रहेंगे, है ना। तो हील में भी क्या हो सकता है, उसको बेड सोर हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो देखने में ये जो पॉइंट है वो सिंपल लगते हैं अपन को, या फिर ऐसा लगता है कि ये कुछ काम के नहीं है, पर जो एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, वहाँ पर थ्योरी में से कुछ भी क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं इनको अच्छे से नोट करना है और इनको हमेशा एक ट्रिक वाइज इमेजिनेशन करके याद रखना है, क्योंकि अब प्रॉपर हम रट्टा मारेंगे तो कभी भी कुछ भी चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। क्लियर है इतना। उसके बाद में हम देखते हैं प्रोन पोजीशन।
ठीक है। कौन सी पोजीशन है? प्रोन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन में क्या हो गया? इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पर भी हम इमेज से देख लेते हैं एक बार। ये हमारा बेड है और हमारा जो पेशेंट है वो कैसा लेटा है? अब यहाँ पर प्रोन पोजीशन में लेटा है, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने? पेशेंट उल्टा लेटा है ना। ये इसका हेड है और पेशेंट की ये बॉडी है ना। और यहाँ पे क्या है? पेशेंट उल्टा हुआ लेटा हुआ है, मतलब कि कैसी पोजीशन में है वो? प्रोन पोजीशन में, ठीक है। तो अब प्रोन पोजीशन में देखेंगे हम कि कौन कौन सा पार्ट बेड से टच होगा। तो जब वो उल्टा लेटा हुआ है तो ऐसा तो लेटेगा नहीं वो, है ना। जो उसकी जो नोज रहती है वो बेड पे तो रहेगी नहीं, या तो वो लेफ्ट लेटरल में रहेगा या तो फिर वो राइट लेटरल में रहेगा। तो जब वो लेटरल में रहेगा तो उसका जो ईयर वाला पार्ट होता है वो बेड से क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा या फिर चिपका हुआ रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट रहता है कॉमन साइड क्या हो जाएगी? इसकी ईयर हो जाएगी, मतलब उसका ईयर जो रहता है कान वो बेड से चिपका हुआ रहेगा। तो उस कंडीशन में उसको एयर के यहाँ पर क्या हो सकता है? बेड सोर हो सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे तो और क्या रहेगा? कान रहेगा, साथ में अगर वो करवट लेके लेटा है तो उसका चिक्स भी रहेगा, तो चिक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस किसको बोलते हैं अपन? जो अपना शोल्डर रहता है ना, शोल्डर की जो प्रोमिनेंस बोन होती है, मतलब उभरी हुई जो बोन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रोमिनेंस ऑफ बोनी शोल्डर, ठीक है। जो शोल्डर वाला पार्ट रहता है हमारा, जो उभरा हुआ रहता है, तो ये भी क्या रहेगा? लेटरल पोजीशन में टच रहेगा बेड से, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में अगर फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट जो रहते हैं वो टच होंगे बेड से, तो ब्रेस्ट पे हो सकता है। उसके बाद में अगर मेल की बात करें तो मेल के जो जेनाइटल ऑर्गन रहते हैं वो अगर टच होंगे बेड पे तो इसमें भी हो सकता है। उसके बाद में हम बात करें नी, है ना, नी जो होते हैं हमारे घुटने जो होते हैं वहाँ पर भी ये भी क्या होगा? जब पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है तो उसके जो नी रहते हैं वो बेड से टच रहेंगे। तो मोस्ट कॉमनली अगर बोले, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमनली कि जो पेशेंट है वो कैसा है? प्रोन पोजीशन में लेटा है, उल्टा लेटा है, तो कौन सी जगह पर उसको सबसे ज्यादा चांस है कि बेड सोर हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? उसके नी वाले पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फेलेंजेस, है ना। फेलेंजेस क्या होता है? हमारे जो हैंड और जो टॉयज होते हैं ना, इसकी जो फिंगर्स रहती है, इसकी जो बोन्स रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो फेलेंजेस वाला जब पेशेंट लेटा रहेगा तो फेलेंजेस जो होती है इसकी वो भी बेड से टच रहेगी प्रोन पोजीशन में, तो उस कंडीशन में फेलेंजेस में भी हो जाएगा। उसके बाद में उसका जो टॉय रहता है, मतलब उसका जो पैर रहता है वो भी बेड से कनेक्ट रहेगा या टच रहेगा, तो उस कंडीशन में टॉय में भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या हमारा हो गया? प्रोन पोजीशन। क्या क्या देखा हमने? एयर कनेक्ट रहेगा तो ईयर में हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा चिक में हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा जो हमारा शोल्डर होता है वहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस होती है शोल्डर की, तो वहाँ हो जाएगा। फीमेल है तो ब्रेस्ट कनेक्ट रहेंगे तो ब्रेस्ट में हो जाएगा। उसके बाद में देखा हमने मेल में जेनाइटल, है ना, उल्टा लेटा हुआ है तो मेल के जेनाइटल जो रहते हैं वो बेड पे टच होंगे तो वहाँ हो जाएगा। उसके बाद हमने मोस्ट कॉमनली देख लिया कि नी पे होता है। उसके बाद में हमने देख लिया कहाँ पर होता है? जो फिंगर और टॉयज की फेलेंजेस बोन होती है आगे वाली, उसमें हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि टॉयज में भी हो जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे इन लेटरल पोजीशन, ठीक है। अब जो पेशेंट हमारा है वो कैसा है? लेटरल पोजीशन में है। लेटरल पोजीशन मतलब कि वो साइड में करवट लेके लेटा हुआ है, उसको हमने क्या बोल दिया? लेटरल बोल दिया। अब वो चाहे राइट लेटरल हो या फिर लेफ्ट लेटरल हो, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में अगर पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? हमारा बेड। बेड बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। इतना बड़ा बेड तो हॉस्पिटल में होता ही नहीं है ना, ठीक है। ये क्या है? हमारा बेड है, ठीक है। अब पेशेंट कैसा लेटा हुआ है? लेटरल है, ठीक है। तो लेटरल इससे याद रख लो कि अपन ने लेटरल ऐसा बनाया था, है ना। डायरेक्ट अपन ने सीधा बनाया था, मतलब सीधा उल्टा लेटा हुआ था वो। यहाँ पे कैसे लेटा हुआ है पेशेंट? लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है। इसका यहाँ पे अपन बना देते हैं हैंड, ठीक है। लेटरल पोजीशन में क्या है? पेशेंट लेटा हुआ है। हैंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कहाँ कहाँ पर प्रेशर पड़ेगा उसके। जब वो लेटरल पोजीशन में है तो उसके जो ईयर रहते हैं वो कनेक्ट होंगे बेड से, तो ईयर में हो जाएगा। चिक्स होते हैं, चिक्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेम है एक्रोमियन प्रोसेस। जब लेटरल पोजीशन में है तब भी उसका शोल्डर जो रहता है बेड से टच होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद में इसका हम देखेंगे तो लेटरल पोजीशन में हमारी जो रिब्स रहती है ना, रिब्स से भी क्या होगी? टच होगी बेड से, ठीक है। तो उस कंडीशन में रिब्स में भी हो जाएगा। उसके बाद हम देखें इलियक क्रिस्ट। इलियक क्रिस्ट क्या होता है? जो पेल्विस होता है उसका सुपीरियर पार्ट होता है, जो विंग्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलियक क्रिस्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ से हम क्या करते हैं? बोन मेरो का सैंपल लेते हैं, बोन मेरो एस्पिरेशन करते हैं, वही क्या होता है? हमारा इलियक क्रिस्ट वाला पार्ट होता है ना। तो जब वो लेटरल पोजीशन में लेटा है तो उसका जो पेल्विक का इलियक क्रिस्ट है वो भी वेट से टच में रहेगा, तो वहाँ हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? जो ग्रेटर टोनकिस्टस होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो ग्रेटर टोनकिस्टस होते हैं हमारी बोन के, वहाँ पर भी ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये क्या देखा था हमने? कॉमन साइड देखिए कि कहाँ कहाँ पर जो हमारे पॉइंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेड सोर जो टॉपिक है उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक जो हमारा होता है ये कॉमन साइड, है ना, कौन कौन सी साइड पर पाया जाता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि बेड सोर क्या होता है, इसके कॉजेज मोस्टली सबको पता होते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट कॉमनली वो कन्फ्यूजिंग करने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम है तो यहीं से वो क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको अपन को याद रखना है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, अब स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि बेड सोर मतलब क्या है कि पेशेंट की स्किन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कट जाती है, फट जाती है, वुंड बन जाता है, वो हमारा बेड सोर होता है। अब इसकी भी क्या होती है, डिफरेंट स्टेज होती है। ठीक है, स्टेज मतलब क्या कि हर स्टेज में हमको क्या दिखेंगे, अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग स्टेज में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हम देखेंगे, जो स्टेज होती है बेड सोर की वो क्या क्या होती है ना। तो हम स्टेज में क्या करना है, हमको बस सिम्टम याद रखने हैं कि कौन सी स्टेज में कौन सा सिम्टम दिखेगा, है ना। तो ये वाला टॉपिक पे जो स्टेज होती है, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो जैसे कि पूछ लेगा वो कि रेडनेस कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है, पल्स फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में हो जाता है ना, वाटर कहाँ कौन सी स्टेज में लीकेज होने लग जाता है आपके वुंड से, जो वुंड रहता है वो कब टेंडन तक या मसल तक चले जाता है। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इनकी स्टेजेस में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ बेड सोर, है ना। एक पेशेंट है, उसको अब क्या हो गया है, बेड सोर हो गया है। डॉक्टर ने आपको बोला है कि असेसमेंट करो, है ना। आप क्या हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, डॉक्टर ने बोला है कि असेसमेंट करो कि पेशेंट की जो स्किन है, आपको दिख तो रहा है कि वहाँ पे घाव हो गया है या फिर छाला हो गया है प्रेशर पड़ने के कारण, पर अब आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेज का है। डॉक्टर क्या पूछेगा आपसे कि ये कौन सी स्टेज का बेड सोर है। तो अपन कैसे पता लगाएंगे, जब हमको सिम्टम पता होंगे तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी स्टेज का बेड सोर हुआ है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है स्टेज। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, सिम्टम देखते हैं हम क्या हो जाता है इसमें, एपिडर्मिस लेयर डैमेज। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब अभी शुरुआती स्टेज है ना, इसमें क्या हो जाती है, हमारी जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, अगर अपन स्किन की बात करते हैं लेयर की, ऊपर क्या होती है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, उसके नीचे जो होती है वो क्या होती है आपकी, डर्मिस लेयर होती है, डर्मिस लेयर। तो फर्स्ट क्या बोल दिया हमने, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, स्किन की। ये स्किन की लेयर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्किन की जो लेयर होती है फर्स्ट कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। एपी से याद रख लो, एपी मतलब होता है अपॉन, अपॉन मतलब ऊपर, है ना। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है आपकी, एपिडर्मिस। उसके बाद में जो उसके नीचे होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, डर्मिस लेयर बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है, सबक्यूटेनस लेयर, सबक्यूटेनस लेयर होती है। ठीक है, सबक्यूटेनस के बाद में अगर उसके नीचे की बात करें फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर में क्या आ जाता है आपका, फैट आ जाता है। ठीक है, 5 नंबर पे क्या आ जाता है, मसल्स आ जाते हैं, मसल्स एंड बोन्स आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने स्किन की लेयर की बात क्यों करी है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर बेड सोर के बारे में देख रहे हैं, और बेड सोर में किसका रोल है, स्किन का ही रोल है, मतलब स्किन ही डैमेज होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन में कौन कौन सी लेयर होती है और कौन सी लेयर ऊपर होती है, कौन सी उसके नीचे होती है ना। तो फर्स्ट देख लिया हमने, एपिडर्मिस लेयर होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो लेयर होती है हमारी स्किन की, वो डर्मिस होती है। उसके बाद में थर्ड नंबर की हम देखें तो सबक्यूटेनस लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमारा फैट होता है। फैट के नीचे क्या रहते हैं, हमारे मसल्स रहते हैं, मसल्स एंड बोन्स रहते हैं। क्लियर है इतना, है ना। तो अपन देखते हैं फर्स्ट की जो फर्स्ट स्टेज उसमें क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर डैमेज हो जाती है। तो जहाँ पे नाम आ गया कि एपिडर्मिस लेयर डैमेज हुई है, मतलब सिर्फ ऊपर की सुपरफिशियल जो लेयर थी वही हल्की सी डैमेज हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, बेड सोर कौन सा है, अभी फर्स्ट स्टेज वाला है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है या सिम्टम क्या है कि जो एपिडर्मिस लेयर रहती है सिर्फ वही डैमेज होती है, मतलब इसमें इमेज में आपको दिख रहा है कि हल्की सी रेडनेस दिख रही है और ऊपर की जो एपिडर्मिस है वो हल्की सी डैमेज हुई है। तो ये कौन सी स्टेज दिखा रहा है आपको, फर्स्ट स्टेज शो कर रहा है। तो इमेज बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बेड सोर का क्वेश्चन दे देगा आपको और बता देगा कि बताओ ये कौन सी स्टेज है ना। तो साइन देख के आपको पहचान लेना है कि इसमें रेडनेस दिखाई दे रही है और स्किन जो रहती है वो अभी कैसी है, इंटैक्ट है, मतलब अभी फटी नहीं है। और क्या है, इसमें जो एपिडर्मिस लेयर है वही डैमेज है, मतलब ये कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, और क्या सिम्टम दिखेगा इसमें, रेडनेस दिख रही है आपको, है ना। क्या हो जाएगा, रेडनेस ऑन स्किन, रेडनेस हो जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वार्मनेस ऑन स्किन, क्या हो जाएगा, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो डैमेज हुई है, उसके कारण वो रेड रेड हो गई है ना। जब भी चोट लगती है अपन को तो क्या हो जाता है, स्किन रेडनेस हो जाती है ना। और क्या हो जाता है वहाँ पे, वार्मनेस हो जाता है। तो स्किन क्या हो जाती है वहाँ पे, वार्म हो जाती है, मतलब कि वार्म सेंसेशन फील होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वहाँ पर पेन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा वहाँ पर, पेन। पेन क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो एपिडर्मिस लेयर रहती है और डर्मिस लेयर रहती है ना, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती है। कौन सी नर्व एंडिंग पाई जाती है, वो भी फ्री वाली, फ्री नर्व नर्व एंडिंग। ठीक है, हमारी जो एपिडर्मिस लेयर रहती है, वो डर्मिस लेयर रहती है, उनके बीच में क्या पाई जाती है, फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, मतलब बहुत सारी नर्व्स पाई जाती है जो हमको टेम्परेचर का अनुभव करवाती है ना, टच का अनुभव करवाती है ना, उसका सेंसेशन करवाती है। ठीक है, तो हमको क्या होगा, जब आपकी एपिडर्मिस लेयर होगी डैमेज, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा।
ठीक है। उसके बाद में स्किन जो रहती है वो कैसी दिखेगी, इंटैक्ट दिखेगी। इंटैक्ट मतलब स्किन अभी पूरी तरीके से फटी नहीं है, मतलब अभी भी है, इसलिए अपन ने बोल दिया स्किन कैसी है, इंटैक्ट है। एंड इट इज नॉट बैलेंसेबल, ठीक है, ये क्या नहीं होती है, बैलेंसेबल नहीं होती है। अब बैलेंसेबल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बैलेंसेबल क्या होता है, बैलेंसेबल स्किन साइन, बैलेंसेबल क्या होता है, स्किन का साइन होता है ना, जो क्या दिखाता है हमको, हेल्दी ब्लड फ्लो, ठीक है। तो अगर हेल्दी ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि स्किन कैसी है, बैलेंसेबल है। नॉट बैलेंसेबल का मतलब क्या होता है कि अपन को क्या दिख रही है, स्किन पर रेडनेस दिख रही है, दैट डज नॉट डिसअपेयर विद द प्रेशर, ठीक है। रेडनेस तो दिखाई दे रही है, पर उस पर क्या कर रहे हो आप, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। मान लो अगर मेरे यहाँ पर अल्सर हो रहा है हैंड के ऊपर, मैं इसको प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, है ना, नॉर्मली ऐसे रेडनेस मुझे दिखाई दे रही है, पर मैं क्या कर रही हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद में भी जो रेडनेस रहती है, छोड़ने के बाद में रेडनेस वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, नॉन बैलेंसेबल, ठीक है। सिंपल सा साइन है, बस रेडनेस दिखाई दे रही है, मतलब समझ जाना है कि स्किन कैसी है, नॉट बैलेंसेबल है, मतलब कि क्या हुई है, डैमेज हुई है ना। तो इस कंडीशन में अपन को रेडनेस होती है, रेडनेस को अपन क्या करेंगे, टच करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके बाद में भी रेडनेस नहीं जाएगी, उस एरिया पे रेडनेस ऐसी कैसी आपको दिखाई देगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या होता है, हमारा बेड सोर का फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर की लेयर रहती है एपिडर्मिस लेयर, वो डैमेज हो जाती है ना, डैमेज हो जाएगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, वार्मनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। वार्मनेस क्यों दिखती है, जो फ्री नर्व एंडिंग है वो ज़्यादा क्या हो जाती है, सेंसेशन बहुत ज़्यादा पूछने लग जाती है और एक्टिवेट हो जाती है, उसके कारण हमको वार्मनेस दिखेगी और पेन दिखेगा, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगी, हमारी स्किन इंटेक्ट रहेगी और स्किन कैसी रहेगी, नॉन बैलेंसेबल रहेगी। क्लियर है इतना। तो ये क्या होती है, हमारी बेड सोर की फर्स्ट स्टेज होती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम सेकेंड स्टेज ऑफ बेड सोर, है ना। अब सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, तो इसमें हमको स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखना है। तो हमने दूसरे जो सेकंड स्टेज है उसमें देख लिया, फर्स्ट तो क्या होता है, डैमेज हो जाती है आपकी डर्मिस लेयर, है ना। फर्स्ट हमने देखी थी एपिडर्मिस लेयर, वो स्टेज फर्स्ट था। अब सेकंड स्टेज में क्या हो गया, जो आपकी एपिडर्मिस लेयर थी वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। तो हम ये इमेज में देख सकते हैं, स्किन होती है ना, उसके नीचे फैट होता है, मसल्स होता है, बोन होता है ना। और यहाँ पे जो शो कर रखा है वो कौन सा होता है, डैमेज एरिया है। और यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर क्या हो गया है, अल्सर्स बन गए हैं स्किन के अंदर, क्या बन गए हैं, छाले बन गए हैं स्किन के अंदर, ठीक है। तो साइन में अपन क्या क्या देखेंगे कि जो हमारी डर्मिस लेयर होती है ना, स्किन होता है स्किन की एपिडर्मिस, डर्मिस। अब इस कंडीशन में डर्मिस भी डैमेज हो गई और एपिडर्मिस भी डैमेज हो गई, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है, स्किन इज नॉट इंटैक्ट, है ना, इसमें स्किन जो रहती है इंटैक्ट नहीं रहती है, मतलब अपनी जगह पे सही से नहीं रहेगी, वहाँ से वो फटना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। और ये क्या होता है, बैलेंसेबल होता है, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्किन कैसी होती है, बैलेंसेबल होती है, ठीक है। अब बैलेंसेबल और नॉन बैलेंसेबल क्या होता है वो हमने आगे डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन पर्टिकुलर साइड, दो जो अपनी नर्व जो अपनी क्या थी, स्किन की लेयर थी एपिडर्मिस एंड डर्मिस, तो इससे याद रख लो दोनों डैमेज हो गई है। तो उस कंडीशन में अपन को क्या दिख रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, स्किन को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन द पर्टिकुलर साइड, है ना, मतलब जिस साइड पे बेड सोर हुआ है उस साइड पे क्या दिखेगा आपको, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों दिखा, हम यहाँ बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या देखने को मिल गया, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिला, ठीक है। अब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, तो उससे याद रख लो कि जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, है ना, तो स्किन प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगी, अपना मेटाबॉलिज्म जो सेल रहती है सॉरी वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होने लगेंगे, वहाँ पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लिस्टर बन जाएगा। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, अल्सर बोल सकते हैं, यहाँ पर छाला बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। तो ब्लिस्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्लिस्टर जब बन जाएंगे तो उसमें क्या होने लगेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, म्यूकस कलेक्शन, है ना, फ्लूइड जमने लग जाएगा। फ्लूइड एक्यूमुलेशन बोल सकते हो या म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो गया है, वहाँ पर छाला बन गया है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब कि ब्लू कलर की स्किन हो गई है आपकी, है ना। उसके अंदर म्यूकस भी कलेक्ट हो गया है, तो इन सब के कारण क्या हो जाएगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, क्या होगा, सीवियर पेन होगा। अब सीवियर पेन होने का रीजन क्या है, तो रीजन क्या है कि हमारी जो एपिडर्मिस लेयर थी और हमारी कौन सी थी, डर्मिस लेयर, है ना। इसके बारे में हमने अभी आगे देखा था क्या, कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, फ्री नर्व एंडिंग पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स, ठीक है, क्या पाई जाती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसेशन देने का वो हमको काम करती है, ठीक है। तो उस कारण से जब हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों डैमेज हो गई तो उस कारण क्या होगा, पेशेंट को सीवियर पेन होगा। तो ये वाला जो रहता है एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है, एमसीया जो सीएचओ की एग्जाम रहती है उसमें भी आया हुआ है कि जो बेड सोर रहता है उसकी कौन सी स्टेज में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है।
नॉर्मली अपन पेशेंट के पास गए, पेशेंट को देख लिया कि बेड सोर तो है ना, पेशेंट बोलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अपन को डायरेक्ट समझ जाना है कि पेन फर्स्ट वाले में तो ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है ना, और थर्ड और फोर्थ वाले में तो पेन क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे जो घाव रहेगा अंदर जाता जाएगा, पेन की सेंसेशन कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि जो नर्व एंडिंग है हमारे स्किन की सुपेरियर लेयर में ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तुमको याद रखना है कि जो सीवियर पेन होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, स्टेज 2 में। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का एक एक पॉइंट, एक एक शब्द जो है, एक एक लाइन जो है, इससे एमसीक्यू बहुत बार आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो पेशेंट रहते हैं हॉस्पिटल में उनको बेड सोर होता ही है। ठीक है, तो इसको अपन को एक एक पॉइंट को क्लियर रखना है माइंड में। क्लियर है इतना? आगे नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्टेज और क्या होगी, थर्ड स्टेज हो जाएगी, है ना। अब थर्ड स्टेज में क्या देखेंगे हम कि जो हमारा वुंड है वो कहाँ तक चले गया है, मतलब हमारा जो स्किन ब्रेकडाउन हुआ था, डैमेज हुआ था, वो अब कहाँ तक गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कहाँ तक चले गया है, सबक्यूटेनस स्किन लेयर पे चले गया है ना। फर्स्ट कौन सी थी हमारी, एपिडर्मिस। ये मत भूलना कि स्किन की किस लेयर को क्या बोलते हैं, नहीं तो याद ही नहीं हो पाएंगे इसके स्टेजेस। ठीक है, तो याद रख लो, फर्स्ट स्टेज क्या थी हमारी, एपिडर्मिस थी। सेकंड क्या थी हमारी, डर्मिस थी। उसके बाद में हमारी कौन सी थी, सबक्यूटेनस थी। आगे हमने इसके बारे में देख लिया है ना, पर रिकॉल करते जाओ कि कौन सी स्किन की बात कर रहे हैं, कौन सी जो लेयर है हमारी किस स्टेज में डैमेज हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम किस में क्या हो जाएगा, जो सबक्यूटेनस लेयर होती है हमारी, मतलब तीसरी नंबर की जो लेयर होती है, ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तीसरी लेयर की डैमेज कौन सी स्टेज में, तीसरी स्टेज में। इसे याद रख लो, फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट लेयर डैमेज होती है, सेकंड स्टेज में क्या हो जाती है, सेकंड लेयर डैमेज हो जाती है, और थर्ड स्टेज में क्या हो जाती है, थर्ड जो हमारी लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, डीप वुंड, बोन एंड टेंडन। ठीक है, जो वुंड रहता है, अब जो घाव था पहले तो वो एपिडर्मिस पे था, डर्मिस पे था, अब जब सबक्यूटेनस पे आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वुंड अब कैसा हो गया है, डीप होना स्टार्ट हो गया है। मतलब हमारा जो घाव है वो कहाँ तक चले गया है, स्किन की सबक्यूटेनस लेयर तक चले गया है। ठीक है, ये क्या है अभी, सबक्यूटेनस लेयर, तो यहाँ तक चले गया है, तो हमने क्या बोल दिया, डीप वुंड हो गया है। क्यों गया है ये बता रखा है यहाँ पे एरो, प्रेशर के कारण, है ना। लंबे समय तक क्या पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। ठीक है, अब जो हमारा घाव है वो कैसा हो गया है, इनलार्जमेंट हो गया है, मतलब हमारा जो अल्सर था वो कैसा दिख रहा है हमको, बड़ा, छाला बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, थर्ड स्टेज में आ गया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, पेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एब्सेंट। बड़ा घाव हो गया है मतलब पेशेंट को अब पेन नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे, हमको याद रखना है कि जो डर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, सबसे ज्यादा फ्री नर्व एंडिंग वहीं पाई जाती है। तो जो पेन होता है सबसे ज्यादा वो भी कहाँ होगा, हमारी जो डर्मिस लेयर होती है और एपिडर्मिस लेयर होती है उनके बीच में होगा, ना कि सबक्यूटेनस लेयर में। इसलिए हमको याद रखना है कि इसकी विशेषता क्या होती है कि जो थर्ड स्टेज रहती है जहाँ पे हमारी सबक्यूटेनस लेयर डैमेज होती है वहाँ पर पेन नहीं होगा पेशेंट को। मतलब आपको पेशेंट को जब असिस्ट करने जाओगे तो घाव तो आपको दिखाई देगा डीप, पर वो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा क्योंकि उसको सेंसेशन फील नहीं होगी। क्लियर इतना? इसके में देखेंगे हम वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले पस फॉर्मेशन हो गया था वहाँ पर, है ना, तो अब क्या होने लगेगा वहाँ से, पहले क्या हो गया था वहाँ पर, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुआ था, सॉरी। ठीक है, पहले क्या हो गया था, ब्लिस्टर, छाला बन गया था, है ना। अब क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने देखा है मोस्टली अपन को क्या होती है, चोट लगती है या फिर कहीं पे छाला हो जाता है छोटा सा, है ना, ब्लिस्टर बन जाता है, तो क्या होता है वहाँ से फिर जब उसको अपन फोड़ देते हैं तो वहाँ से पानी निकलने लग जाता है या फिर अपने आप भी वो फूट जाता है, तो क्या होता है वहाँ से वाटर का डिस्चार्ज होता है। तो उसी तरीके से सेकंड स्टेज में तो हमारा क्या बन गया, ब्लिस्टर बन गया, छाला बन गया। अब छाला क्या हो गया, पक जाएगा एक तरीके से बोल सकते हो, और उससे क्या हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज होने लगेगा, है ना। तो थर्ड स्टेज में क्या निकलने लग जाता है, पानी निकलने लग जाता है हमारे घाव से। उसके बाद में क्या हो जाती है, ब्राउनिश कलर ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन का कलर पहले कैसे हुआ था, ब्लूइश हुआ था, नेक्रोसिस हुआ था, ब्लूइश कलर हुआ था क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जा रहा था। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो टिश्यू रहते हैं वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस कारण जो हमारा स्किन कलर रहता है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन कलर की आपको स्किन दिखने लगेगी। क्लियर इतना? तो ये क्या होता है अपना थर्ड स्टेज होती है बेड सोर की। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 4 देखते हैं हम, स्टेज 4 में क्या क्या होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज देखते हैं हम, फोर्थ स्टेज में क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल लेयर आर इन्वॉल्व। ठीक है, ऑल लेयर आर इन्वॉल्व, क्या लिखा है यहाँ पर कि ऑल लेयर, सारी जो लेयर थी हमारी क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे कि अपन को इमेज में दिख रहा है, हमारी स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ, स्किन इज अनब्रोकन बट इन्फ्लाम्ड, स्किन टूटी नहीं है बट क्या हो गई है, उसमें सिर्फ स्वेलिंग आ गई है, मतलब स्किन अभी इंटैक्ट है। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेज है। ये क्या कर रही है, बैलेंसेबल है या नॉन बैलेंसेबल है, उसको प्रेस करके यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, रेडनेस अपन को प्रेस करने के बाद में भी दिखाई दे रही है, तो क्या है, स्किन नॉन बैलेंसेबल है। ठीक है, उसके बाद में हमको देख रही है यहाँ पे स्टेज सेकंड, इस कंडीशन में क्या दिख रहा है ना, स्किन इज ब्रोकन टू एपिडर्मिस टू डर्मिस,
सेकेंड स्टेज में जो स्किन रहती है कहाँ तक चले गई है, ये जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है ये भी टूट गई है, साथ में जो डर्मिस लेयर है ये भी ब्रेक हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड स्टेज है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो हमारा घाव था या हमारा वुंड था कहाँ तक चले गया, आप सबक्यूटेनस लेयर तक चले गया है। ठीक है, तो जो 3 लेयर थी ऊपर की, तीनों लेयर क्या हो गई, अब डैमेज हो गई है। ठीक है, तो अपन को ऐसा इमेज दिखता है तो अपन को पहचान लेना है कि 3 लेयर डैमेज दिख रही है, मतलब क्या हो गया, ये सबक्यूटेनस लेयर तक चले गया है, मतलब ये थर्ड स्टेज है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज की बात करें तो इसमें इमेज देखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, अल्सर एक्सटेंड टू मसल और बोन, है ना। मसल और बोन सबसे अंदर वाला पार्ट था, सबसे डीपेस्ट पार्ट था। ठीक है, तो आपका घाव कहाँ तक चले गया, आप मसल एंड बोन तक चले गया है। कैसे पहचानोगे, जब पेशेंट का वुंड देखोगे, घाव देखोगे, उसको विजुअलाइज करोगे तो अंदर पेशेंट की जो बोन रहते हैं, उसके जो टेंडेंस रहते हैं वो भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब कि घाव सबसे अंदर चले गया है, अंदर से उसके मसल दिखने लग गए हैं, उसके जो बोन्स रहते हैं, हड्डियां रहती है वो दिखाई देने लग गई है। तो हम क्या बोलेंगे, ये लास्ट स्टेज है बेड सोर की या फोर्थ स्टेज है, मतलब घाव बहुत ज्यादा डीप में चले गया है। क्लियर है, तो इमेज बॉइज क्वेश्चन भी बहुत बार इस टॉपिक से आए हुए हैं, जिसमें अपन को डायरेक्ट इसी स्किन पे देगा वो, है ना, वो बता देगा, एरो बता देगा कि इसी लेयर तक घाव गया है या वुंड हुआ है, तो ये कौन सी स्टेज है बेड सोर की। ठीक है, तो ये अपन को क्लियर होना चाहिए कि किस स्टेज में कहाँ तक हमारा वुंड जाता है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। फोर्थ स्टेज में क्या क्या होता है, तो इसमें जो सारी लेयर रहती है हमारी, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, सबक्यूटेनस लेयर, और कौन सी थी हमारी, फैट वाली लेयर, मसल एंड बोन, सारी लेयर्स क्या हो जाती है इसमें इन्वॉल्व, मतलब कि घाव कहाँ तक चले गया है, पूरा डीप तक चले गया है। ठीक है, अब इसमें जो वुंड रहता है वो कैसा रहता है, डीप वुंड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि जो स्टेज 4 रहती है उसमें जो वुंड रहता है कैसा दिखता है या कहाँ तक जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, डीप वुंड होता है, मतलब बहुत अंदर तक चले जाता है। ठीक है, और कैसा होता है वो, स्लग्ड होता है। स्लग्ड मतलब क्या हो सकता है, अपन हिंदी में सड़ा हुआ बोल सकते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना कि किसी पेशेंट को हमने देखा, डॉक्टर ने असिस्ट करने के बोला, हमने क्या बोल दिया, इसका जो घाव है वो कैसा है, स्लग्ड है। स्लग्ड मतलब कि पूरा सड़ गया है, मतलब उसमें कीड़े होने लग जाते हैं, है ना, छोटे छोटे से वॉर्म्स होने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लग्ड बोल देते हैं, है ना। तो घाव अगर अंदर तक चले गया है तो उसको हम क्या बोल देंगे, डीप वुंड है, और क्या हो गया है वो, स्लग्ड हो गया है, मतलब घाव अब जो था वो पूरा क्या हो गया है, खराब हो गया है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बोन एंड टेंडन आर विजिबल, है ना। अब इस कंडीशन में क्या दिखेगा आपको, जब पेशेंट को असिस्ट करोगे तो उसके बोन्स एंड टेंडन ये भी आपको आसानी से दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया है यहाँ पर, स्लग्ड हो गया है। स्लग्ड मतलब पूरा घाव जो है वो सड़ चुका है, तो उस कंडीशन में क्या आएगी, वहां से घाव से फॉल स्मेल, पेशेंट को असिस्ट करा, जो स्मेल आ रही है, घाव दिख रहा है, मसल्स दिख रहे हैं, बोन दिख रहे हैं, और वहां से क्या आ रही है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, फॉल स्मेल आ रही है ना। तो अपन क्या बोल देंगे, ये फोर्थ स्टेज है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो जो फॉल स्मेल रहती है वो आती है किसकी वजह से, कि जब पस पड़ जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब पस एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो उस कंडीशन में जो रहती है उस घाव से स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो पस फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे हम ब्लैक कलर ऑफ टिश्यू। अब हमारे जो बॉडी के टिश्यू थे, मतलब कि जहाँ पर ये स्किन डैमेज हुई थी, वहाँ का जो कलर रहता है वो कैसा हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ब्लैक हो जाएगा। ऑल ब्लैक मतलब पूरा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, अब नेक्रोसिस हो गया है। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू डेथ, आगे देखा था हमने कि नेक्रोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर हो गया है टिश्यू का, मतलब हम समझ जाएंगे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि कौन सी स्टेज है, समझ जाएंगे क्या, सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब कि टिश्यू ही मर गया है, टिश्यू की क्या हो गई है, डेथ हो गई है या फिर नेक्रोसिस हो गया है। क्लियर है इतना, है ना। अब जब क्या हो जाता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है ना, टिश्यू मर जाते हैं, ब्लैक स्किन हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो हेलो तार क्या हो जाता है, वहाँ पे स्कार बन जाते हैं, है ना, स्कार बन जाते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लास्ट में स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है, पेन अब्सेंट रहता है। पेन ओनली कब प्रेजेंट रहेगा, जो मोस्टली जो सेकंड स्टेज थी उसमें पेन रहेगा, और फर्स्ट स्टेज में भी पेन रहेगा। सीवियर पेन बोले तो कहाँ रहेगा, सेकंड स्टेज में रहेगा। थर्ड और फोर्थ वाली स्टेज जो होती है उसमें क्या हो जाएगा, पेन अब्सेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया है कि जो एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर थी वहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग थी, मतलब जो सेंसेशन पहुंचाती थी आपको पेन का, टच का, प्रेशर का, है ना। तो यहाँ पर वो जो नर्व एंडिंग है वो प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से जब जो वुंड रहता है वो डीप हो जाएगा तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। क्लियर इतना, तो ये हमारी क्या थी, पूरी 4 स्टेज थी बेड सोर की। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अब प्रिवेंशन फ्रॉम बेड सोर, है ना। अब एक पेशेंट है, अपन को क्या करना है, अपन ने देख लिया कि बेड सोर था, क्या था कारण, क्या थे इसके, किस कारण से पेशेंट को बेड सोर हो रहा था, उसके पॉइंट देख लिए कि बेड सोर में कौन कौन से जो उसके पॉइंट रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो होगा। रिस्क फैक्टर देख लिया हमने। उसके बाद में हमने आगे क्या देखा, 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज देख ली कि ना कितना आपको सिम्टम कौन सा दिखाई देगा, तो हम कौन सी स्टेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम बेड सोर, है ना। बेड सोर से हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर।
प्रिवेंशन करना है मतलब कि क्या करना है, बेड सोर नहीं हुआ उससे पहले ही बचाना है। बचाने से पहले क्या कर लो, असेसमेंट कर लो, है ना। असेसमेंट अगर कर लोगे तो बेड सोर अगर फर्स्ट स्टेज का है तो वहीं पर उसका प्रिवेंशन हो जाएगा, सेकंड स्टेज का है वहीं पर उसका प्रिवेंशन हो जाएगा, मतलब वुंड जो है वो जो फोर्थ स्टेज रहती है वहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे पेशेंट जो रिस्क फैक्टर वाले हैं, मतलब बेड रिटर्न है, अनकॉन्शियस है, कोमा वाले हैं, उनको क्या करो, असिस्मेंट करते रहो, है ना। तो वही अपने देखा है कि बचाने के लिए या प्रिवेंशन करना है अगर बेड सोर से, तो फर्स्ट तो क्या करो, पेशेंट का असिस्मेंट करते रहो, मतलब उसको देखते रहो, ठीक है। क्या देखना है, रिस्क फैक्टर का असेसमेंट करना है, मतलब ऐसे हर पेशेंट में जाके चेक नहीं करना है। आपको पता है ऐसा पेशेंट जो लंबे समय तक लेटा हुआ है या फिर करवट नहीं बदल रहा है या फिर अनकॉन्शियस है, कोमा में है, NG2 वाला है, तो उन पेशेंट में ही आपको इसके लिए असेसमेंट करना है। क्लियर है इतना। तो फर्स्ट क्या कर लिया प्रिवेंशन में, मतलब बचाने के लिए हमने क्या कर लिया कि असेसमेंट कर लिया रिस्क फैक्टर का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब भी क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर का असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्केल का यूज़ करते हैं या बोल सकते हैं कुछ टूल का यूज़ करते हैं। टूल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, है ना। जैसे कि हम क्या करते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं या रेस्पिरेटरी जो साउंड रहता है वो सुनते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, मतलब वो क्या होता है हमारा असेसमेंट करने के लिए एक टूल होता है। उसी तरीके से बेड सोर का असेसमेंट करने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ टूल होते हैं, ठीक है। तो अब टूल में क्या होते हैं, अलग अलग पैरामीटर होते हैं ना। टूल मतलब कोई इक्विपमेंट नहीं है, हमारे कुछ पैरामीटर से मतलब उनको देखना पड़ता है हमको, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्कोर देते हैं कि पेशेंट को कौन सी स्टेज का बेड सोर है या किस पेशेंट में रिस्क है बेड सोर डेवलप होने के लिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे जो टूल रहते हैं वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टूल है वो कौन सा होता है, वाटर स्केल होता है। सेकेंड जो रहता है वो नॉर्टन स्केल होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर रहते हैं, है ना। और एक क्या होता है हमारा ब्रेडन स्केल होता है, ठीक है। तो ब्रेडन स्केल क्या रहता है हमारा, मोस्ट कॉमन यूज होने वाला है, तो हम बोल सकते हैं यूजेबल इन क्लिनिकल सेटिंग या हॉस्पिटल बोल दो, ठीक है। हॉस्पिटल में अगर अपन को असेसमेंट करना है बेड सोर का तो हम कौन सी स्केल का यूज़ करते हैं, ऑलवेज ब्रेडन स्केल का इसको जो रहता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेडन स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेडन स्केल क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेडन स्केल में क्या करेंगे, हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स में क्या क्या देखेंगे हम, तो इसके टोटल कितने होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 पैरामीटर। सबसे पहली बात तो ब्रेडन स्केल का अगर कहीं पे भी नाम आता है तो अपन को पता चल जाना चाहिए कि वो बेड सोर से रिलेटेड है। इसमें जो पैरामीटर रहते हैं वो कितने रहते हैं, टोटल 6 पैरामीटर रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन देखते हैं हम। उसके बाद में हम सेकंड क्या देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एक्टिविटी, ठीक है। क्या देखते हैं, पेशेंट की एक्टिविटी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसकी बॉडी की पोजीशन, मतलब कि पोजीशन कैसी है। उसके बाद में हम देखते हैं उसका न्यूट्रिशन, है ना, जो हमारा पेशेंट है वो कैसा न्यूट्रिशन ले रहा है वो देखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे उसका फ्रिक्शन या शेयर, ठीक है। क्लियर है। क्या हो गया, हमारे जो पैरामीटर होते हैं वो पहले वो याद कर लो, कौन कौन से होते हैं हमारे, सेंसरी परसेप्शन होते हैं, मतलब हम उसमें क्या देखेंगे, रिस्पॉन्ड टू प्रेशर रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, कि हमारा जो पेशेंट है वो प्रेशर के प्रति या फिर उसको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके प्रति वो कैसा रिस्पॉन्स करता है ना। मतलब आप पेशेंट के पास क्या गए, असेसमेंट करने के लिए गए, तो आपने देखा पेशेंट को क्या करा, पूछा उससे कि कैसे सेंसेशन हो रही है या आपको कैसा पेन फील हो रहा है, मतलब उसको सेंसरी परसीव कैसा है उसको आपने क्या कर लिया, चेक कर लिया, है ना। तो वो बताएगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो ये क्या देख लिया अपन ने, सेंसरी परसेप्शन देख लिया, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या होते हैं, अलग अलग मार्किंग होती है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ तक अपन क्या करते हैं, नंबर देते हैं, ठीक है। तो पेशेंट का अगर जो सेंसरी परसेप्शन है, मतलब पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, मुझे तो कोई सेंसेशन फील ही नहीं हो रही है कि मेरे इस पार्ट में कुछ घाव पे हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो पेशेंट है उसका क्या हो गया, कंप्लीट लॉस हो गया है, मतलब कि उस पार्ट में कोई भी सेंसेशन नहीं जा रही है। क्या बोल देंगे हम उसको, कंप्लीट लॉस। तो पेशेंट को नंबर कितना दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, कंप्लीट लॉस हो गया मतलब कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा है सेंसरी, है ना, उसका उस पार्ट का, तो हमने क्या बोल दिया, उसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है, बस पैरामीटर को देखना है और पेशेंट को उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबर देना है। एग्जाम में करते हैं ना हम नंबर देते हैं, वैसे हमको भी यहाँ पे भी क्या करना है, पेशेंट को नंबर देना है। तो फर्स्ट नंबर 1 नंबर कब दे दिया, कंप्लीट लॉस हो गया, तो क्या कर, ये रहे 1 नंबर। उसके बाद में क्या हो गया हमारा, सेकेंड, ठीक है, वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, रिस्पॉन्स दे तो रहा है, मतलब बोल तो रहा है कि हाँ मुझे सेंसेशन फील हो रही है, पर बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, मतलब प्रॉपर पता नहीं चल रहा है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, मतलब कि जो सेंसेशन है वो कैसी है, वेरी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि कम है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, कौन सा नंबर दे देंगे उसको, 2 नंबर दे देंगे। कंप्लीट लॉस हो गया सेंसेशन का तो 1 नंबर दे दिया, है ना। अगर वेरी लिमिटेड है तो हमने क्या दे दिया, 2 नंबर दे दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे स्लाइडली
रिस्पॉन्स, है ना। अब क्या कर रहा है पेशेंट को, हमने क्या करा, पूछा उससे डिस्कम्फर्ट कैसी है ना, सेंसरी वहाँ पे उस पर क्या करा, उस पार्ट पे प्रेशर करा तो उसमें उसको सेंसेशन का अनुभव हुआ, तो उसने क्या करा, स्लाइडली रिस्पॉन्स करा, है ना। रिस्पॉन्स करा मतलब हमने कितना नंबर दे दिया उसको, 3 नंबर दे दिया कि पेशेंट ने क्या करा है, कुछ रिस्पॉन्स करा है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट क्या होगा हमारा, 4 नंबर कब देंगे हम, जब पेशेंट को क्या हो जाएगा, नो रिस्क रिस्पॉन्ड, ठीक है। जब पेशेंट में कोई भी रिस्क नहीं हो, मतलब कि नॉर्मली क्या कर रहा है वो रिस्पॉन्ड दे रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग 2 वर्ड हैं। नो रिस्क मतलब कि बेड सोर के कोई भी रिस्क नहीं है, तो कौन सा नंबर दे दो उसको, 4 नंबर, मतलब पेशेंट क्या हो गया है, पास हो गया है, क्योंकि उसको क्या मिल गए हैं, 4 नंबर मिल गए। तो ऐसे याद रख लो कि कम नंबर कब देंगे, जब उसकी परफॉर्मेंस जो रहती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी, तो हम सबसे कम नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। फिर थोड़ी अच्छी होगी तो अपन वेरी लिमिटेड बोल देंगे, 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद में स्लाइडली रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है तो 3 नंबर दे देंगे। उसके बाद में कोई भी रिस्क की बात नहीं है तो हम कौन सा नंबर दे देंगे उसको, सबसे ज़्यादा नंबर दे देंगे, और सबसे ज़्यादा नंबर हमारा कौन सा है, ब्राडन स्केल का 4 है। क्लियर है इतना। उसके बाद हम देखेंगे मॉइस्चर, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पैरामीटर होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर चेक करेंगे पेशेंट की। फर्स्ट तो हमने क्या कर लिया, टच करके सेंसेशन का रिस्पॉन्स देख लिया उसका, और उसमें नंबर लिख लिया हमने कि कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा। सेकंड अब क्या करेंगे, जब पेशेंट के पास जाएंगे हम तो क्या देखेंगे, अब मॉइस्चर देखेंगे, ठीक है। मॉइस्चर में क्या देखेंगे हम, डिग्री एक्सपोजर टू मॉइस्चर, ठीक है। अब मॉइस्चर में कितने देर तक आता है वो, कब कब मॉइस्चर में आता है, उस चीज़ को हम असिस्ट करेंगे, है ना। कैसे देखेंगे, तो कंटिन्यू इन मॉइस्चर, अगर पेशेंट क्या है कंटिन्यू मॉइस्चर में ही रहता है, मतलब नमी में ही रहता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा है, कैथेटर लीकेज में है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट को ऐसी बीमारी है, किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग हो रही है ना, तो इन सारी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, है ना। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो कंटिन्यू गीले में ही रहता है, गीले में रहता है, मतलब कि बेड सोर के बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो हम क्या कर देंगे उसको सबसे कम नंबर दे देंगे, कौन सा देंगे उसको, 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे वेरी मॉइस्ट, है ना। वेरी मॉइस्ट, वेरी मॉइस्ट कब बोलेंगे, मतलब कि गीला तो रहता है पर इतना ज़्यादा गीला भी नहीं है ना, तो हम क्या बोल देंगे वेरी मॉइस्ट, मतलब वेरी मॉइस्ट कभी कभार रहता है, ठीक है। उसके बाद में बोल देंगे हम स्लाइडली मॉइस्ट, स्लाइडली मतलब कि कम, मतलब बहुत कम गीले में रहता है, मतलब कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि वो 2-4 दिन में एक बार कभी गीले में थोड़ी देर के लिए मॉइस्चर में रहा हो, तो हम क्या बोल देंगे स्लाइडली मॉइस्ट है पेशेंट, मतलब उसका नंबर कितना दे दिया उसने, हमने 3 नंबर दे दिया। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्या देंगे, रियरली मॉइस्चर, ठीक है। रियरली मतलब कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि पेशेंट मॉइस्चर में रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या दे देंगे 4 नंबर दे देंगे, मतलब कि पास हो गया है वो, अच्छा नंबर दे दिया अपन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी। पेशेंट की क्या करेंगे हम, एक्टिविटी चेक करेंगे। एक्टिविटी मतलब क्या क्या देखेंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। क्या देखना है हमको, फिजिकल एक्टिविटी देखना है, मतलब कि पेशेंट कैसा है, एक्टिव है या नहीं है। अब हमको पता है कि जो बेड रिटर्न की जो पेशेंट रहता है उसमें रिस्क किसमें होती है सबसे ज़्यादा, जो बेड पे ही लेटा रहता है ना। तो अब उनको अपन देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है वो कंप्लीटली बेड में लेटा हुआ है, या कभी कभार उठ के वो चेयर में बैठ जाता है, या कभी कभार उठ के वो चल लेता है, वॉक कर लेता है ना। तो उसको देखने के लिए हम कौन सा पैरामीटर देखेंगे, उसकी एक्टिविटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या देखेंगे हम, बेड फास्ट रिटर्न, बेड रिडन, ठीक है। जो पेशेंट है वो कैसा है, बेड रिडन है ना, मतलब कि कंप्लीटली बेड रिडन है। बेड रिडन का मतलब क्या होता है कि वो बेड पे ही रहेगा। मान लो कोमा वाला पेशेंट है ना, तो उसको मान लो बेड रिटन पेशेंट है ना, तो वो बेड पे ही रहेगा, मतलब कि क्या है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, तो हम कौन सा नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद में है चेयर फास्ट है, पेशेंट कैसा है हमारा, चेयर फास्ट है, मतलब कभी कभी वो बेड से उठ के चेयर पर भी बैठ जाता है, तो उसको कितना नंबर दे देंगे हम, 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद में हमारा जो पेशेंट है वो कैसा है, स्लाइडली लिमिटेड, मतलब बहुत कम जो रहता है उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो उठ के बैठ सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्लाइडली लिमिटेड, मतलब कि थोड़ी उसकी स्थिति अच्छी है, तो हम 3 नंबर दे देंगे। उसके बाद में आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो मूवमेंट कर सकता है तो हम क्या बोल देंगे कि जो पेशेंट है वो कैसा है हमारा, मोबिलिटी वाला है, मतलब कि उसको बेड पे जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि उसकी मोबिलिटी कंप्लीट है, तो उसको कौन सा नंबर दे देंगे हम, 4 नंबर। क्लियर है इसमें। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा 4th नंबर का पैरामीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, एबिलिटी टू चेंज एंड कंट्रोल बॉडी पोजीशन। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी एबिलिटी कितनी है, हमारी जो उसकी जो बॉडी की पोजीशन है उसको कंट्रोल करने की, है ना। तो कंट्रोल करने की एबिलिटी क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पर हम, उसकी मोबिलिटी क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट कैसा है हमारा, रिस्क वाला है ना, बेड रिटर्न वाला पेशेंट है, देखना पड़ेगा कि वो जो मोबिलिटी है उसकी कैसी है। तो हमने क्या कर लिया उसमें, कंप्लीट मोबिलिटी, इमोबाइल बोल दिया उसको। इमोबाइल मतलब क्या कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, हमेशा पलंग पे ही रहेगा या रहता है, तो हमने क्या बोल दिया कि वो कैसा है, कंप्लीट इमोबाइल पेशेंट है, मतलब वो सबसे खराब स्थिति वाला है, तो उसको 1 नंबर दे देंगे हम। कौन सा नंबर देंगे उसको, 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद में बोला हमने कि वेरी लिमिटेड, है ना।
वेरी लिमिटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब लिमिटेड है, तो हमने क्या बोल दिया, वेरी लिमिटेड। वेरी लिमिटेड में 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा स्लाइडली लिमिटेड, ठीक है। स्लाइडली लिमिटेड मतलब क्या, कि जो कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी है ना, तो उसमें हमने क्या दे दिया, उसको 3 नंबर दे दिया। उसके बाद में है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट कब बोलेंगे हम, कि उसकी मोबिलिटी एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है मतलब कि क्या, आराम से खुद से चल के उड़ के बैठ सकता है, वापस से बेड पे जाके लेट सकता है, तो उसकी जो मोबिलिटी वो कैसी है, एक्सीलेंट है। तो एक्सीलेंट है तो नंबर भी कैसे दे देंगे उसको, एक्सीलेंट वाले दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या देखेंगे हम, न्यूट्रिशन, है ना, तो यूजुअल फूड इंटेक पैटर्न। न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे हम, कि जो पेशेंट का न्यूट्रिशन है वो कैसा है, कैसा वो खाना खाता है, ठीक है। तो अगर वो सबसे खराब खाना खाता है, मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है सबसे ज़्यादा पुअर है। खराब मतलब क्या, कि ऐसा फूड नहीं ले रहा है जो बैलेंस डाइट वाला हो, नॉर्मल उसमें जो फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो नॉर्मल फूड इंटेक करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, पुअर है ना। तो उसको नंबर कितना दे दो, 1 नंबर दे दो, ठीक है। उसके बाद में प्रोबेबली इनएडिक्वेट है, मतलब कि प्रोबेबली मतलब क्या, कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या रहता है, इनएडिक्वेट रहता है, मतलब कभी कभी ठीक से खा भी लेता है, न्यूट्रिशन अच्छा भी रहता है उसका, और कभी कभी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा खराब भी रहता है, तो हम कौन सा नंबर दे देंगे उसको, 2 नंबर, ठीक है। और अगर उसका जो न्यूट्रिशन रहता है वो कैसा रहता है, एडिक्वेट रहता है। न्यूट्रिशन कैसा रहेगा उसका, एडिक्वेट रहेगा, मतलब पर्याप्त रहेगा, तो हम उसको क्या दे देंगे, 3 नंबर, है ना। तो यहाँ की 4 नंबर की हमको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 नंबर पे हमारा क्या हो गया, एडिक्वेट तक न्यूट्रिशन वाली बात खत्म हो गई। क्लियर है इतना। इसके अंदर हम देखेंगे 6 नंबर का हमारा पैरामीटर, जो क्या होता है, फ्रिक्शन या शेयर, ठीक है। फ्रिक्शन या शेयर, है ना। पेशेंट में हम चेक करेंगे कि फ्रिक्शन, रगड़ तो नहीं लगती है उसको, बेड के द्वारा क्या नहीं होता है, उसकी जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन तो नहीं होता है ना। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मतलब कि बेड के कारण, बेड फ्रिक्शन हमने देखा था किस किस कारण से होता है, जो ब्रेड के अंदर रिंकल्स हो जाते हैं, है ना। बेडशीट कैसी है, सल वाली है, रिंकल वाली है ना। तो इस कंडीशन में पेशेंट को पोजीशन ठीक से प्रोवाइड नहीं करी है, रफली पैटर्न का यूज़ करा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन या शेयर हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मतलब आपको, है ना, फ्रिक्शन जैसी, तो अपन क्या कर देंगे, उसको 1 नंबर दे दो। उसके बाद में करेंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम कैसी है, पोटेंशियल है, मतलब कि रिस्क है, तो अपन क्या कर देंगे, 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। फ्रिक्शन जैसी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब ना तो बेड पे कुछ रिंकल रहता है, ना हम उसको प्रॉपरली, मतलब कि प्रॉपरली उसको हम हैंडल करते हैं, करवट दिलाते हैं, मतलब फ्रिक्शन का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पर 3 नंबर दे देंगे। क्लियर है। तो ये क्या होता है हमारा पूरा ब्रेड एंड स्केल होता है ना। ब्रेड एंड स्केल कहीं पर भी नाम आता है तो याद रहना चाहिए, बी से ब्रेड एंड, बी से बेड सोर। ब्रेड एंड स्केल जो रहता है वो बेड सोर के लिए जो रहता है उपयोग में लाया जाता है, जिसमें 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर के नाम याद होना चाहिए और नंबरिंग याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 तक इसमें नंबर देते हैं। सबसे कम नंबर कब देंगे, जब सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होगी। 2 नंबर कब देंगे, जब लिमिटेड होगी। 3 नंबर कब देंगे, जब वो स्लाइडली रिस्पॉन्स करेगा। और 4 नंबर कब देंगे, जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके द्वारा अपन पता लगाएंगे कि पेशेंट में जो बेड सोर है उसकी रिस्क है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये ब्रेड एंड स्केल। इसके बाद में आगे देखते हैं हम इंटरवेंशन फॉर बेड सोर पेशेंट, है ना। अब जो हमारा जो बेड सोर वाला पेशेंट रहता है उसमें हम क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। क्या क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट क्या करेंगे, टर्निंग पेशेंट एवरी 2 आवर्स। तो ये भी हमारा एमसीक्यू है जो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कि पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, या फिर क्या इंटरवेंशन हमको करना है ना। तो बेसिक सा इंटरवेंशन है, क्या करो, हर 2 आवर्स में पेशेंट की जो पोजीशन रहती है उसको चेंज कर दो। हर 2 आवर में अगर क्या करोगे, जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहोगे, तो जो उसके प्रेशर पॉइंट है वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा ही नहीं। जब प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर नहीं लगेगा तो उस कंडीशन में बेड सोर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, या फिर ना के बराबर रहेंगे, है ना। तो अपन इंटरवेंशन की बात करें तो अपन को याद रखना है कि फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होता है हमारा, कि पेशेंट जो रहता है उसकी हर 2 घंटे में क्या करना है, आपको जो पोजीशन रहती है वो चेंज करना है। दूसरी बात इस पर इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बेड सोर रहता है उसके लिए जो प्रिवेंशन रहता है, बचाने के लिए आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन में अगर सबसे पहले आपको दिख रहा है 2 आवर पोजीशन चेंज वाला ऑप्शन, तो सबसे पहले इसको लगा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे इंटरवेंशन में, प्रोटेक्टिव बेडिंग करेंगे, है ना। प्रोटेक्टिव बेडिंग मतलब क्या होता है, कि बेडिंग पे क्या नहीं होना चाहिए, रिंकल्स नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि रिंकल्स की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण बेड सोर होगा। तो क्या करो, जो बेड मेकिंग है वो अच्छे से करना है। उसके बाद में है 30 डिग्री हेड ऑफ बेड इवेल्युएटेड, है ना। पेशेंट को क्या करना है, 30 डिग्री तक जो बेड रहता है उसको जो ऊपर रखना है, या फिर पिलो का यूज़ करना है, ताकि जो उसके बॉडी के पार्ट है वहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, पेशेंट को फिजिकल थेरेपी देना है। फिजिकल थेरेपी मतलब क्या, उसको मूवमेंट करवाना है ना। एक साथ लेटे रहेंगे नहीं रहेंगे हम,
तो पेशेंट को क्या करेंगे, बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ इंटरवेंशन करेंगे, जिसमें क्या करना है हमको हर 2 घंटे में पेशेंट की जो पोजीशन रहती है उसको चेंज करते रहना है, ताकि जो प्रेशर पॉइंट रहते हैं उसमें प्रेशर ना लगे और पेशेंट को जो बेड सोर रहते हैं उसके चांसेस भी कम हो जाए। उसके बाद में है प्रोटेक्टिव बेडिंग। प्रोटेक्टिव बेडिंग क्यों करना है, क्योंकि हमको रिंकल से प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर रिंकल होगा, चादर सल में होगी, फ्रिक्शन होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, बेड सोर होगा। तो क्या करो, जो पेशेंट की बेडिंग रहती है अच्छे से चादर चेंज करो, अच्छा सा साफ सुथरा चादर लगाओ और टाइडी बेड मेकिंग करो। उसके बाद में जो पेशेंट का हेड रहता है उसको क्या करना है, अपन को 30 डिग्री पर इवेल्युएट करके रखना है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि पिलो का यूज़ करो, है ना, डायरेक्ट उसको सीधा नहीं लेटाना है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट पे ज़्यादा उसके प्रेशर लग सकता है। उसके अलावा क्या देंगे उसको, फिजिकल थेरेपी दो। फिजिकल थेरेपी मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको एक्टिविटी कराओ कुछ, ठीक है, एक्टिविटी कराओ, मतलब उसको क्या नॉर्मली चलने के लिए बोल दो, जो हाथ और पैर रहते हैं उसके, है ना, उसको मूवमेंट करवा दो थोड़ा सा, उसको अपन क्या बोल देंगे, एक्टिविटी या फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी दो ताकि प्रेशर ना पड़े। उसके बाद में क्या दे दो, अपन उसको न्यूट्रिशन दे दो। क्या दे देंगे उसको, हम न्यूट्रिशन दे देंगे। क्लियर है, न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो क्या होगा, जो बेड सोर रहता है उसको, जो वुंड रहता है वो ज़्यादा डीप तक नहीं जाएगा। न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो जो घाव रहता है वो जल्दी क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसके स्कोर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, जो किसी से रिलेटेड है। अभी हमने जो देखी ब्राडन स्केल, है ना, तो ब्राडन स्केल से रिलेटेड स्कोर है ना। उसमें हमने देखा था कि 1 2 3 4 4 नंबर हम देते हैं, है ना, और हमारे जो पैरामीटर थे वो टोटल कितने थे, कितने पैरामीटर थे हमारे, 6 पैरामीटर थे, है ना। तो टोटल अगर हम स्कोर की बात करें तो अगर सबसे कम स्कोर होता है हमारा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल स्कोर कितना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पॉइंट कितने होते हैं, टोटल पॉइंट कितने देंगे हम पेशेंट को। पेशेंट के यहाँ पर क्या हो रही है, बेड सोर की एग्जाम हो रही है। एग्जाम हो रही है मतलब क्या देना है पेशेंट को, अपन को नंबर देने हैं, पॉइंट देने हैं। तो याद रहेगा आपको कि ब्राडन स्केल में पेशेंट को पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल पॉइंट कितने देते हैं हम, कितने नंबर का पेपर होता है हमारा, 23 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इसका, मैक्सिमम स्कोर सबसे ज़्यादा कितने नंबर दे सकते हो, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 23 नंबर तक ही होता है इसमें, इसलिए हमारा जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या होता है, 23 होता है ना। मिनिमम स्कोर कितना होता है हमारा, मिनिमम स्कोर, ठीक है। मिनिमम स्कोर दिख रहा है हमको यहाँ 6, सबसे कम नंबर कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो मिनिमम स्कोर कितना बोल देंगे हम, 6 होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर नॉर्मल स्कोर की बात करें तो नॉर्मल स्कोर कितना होगा, नॉर्मल स्कोर, ठीक है। नॉर्मल स्कोर कितना होगा हमारा, 90 to 23, ठीक है। नॉर्मल जो स्कोर होगा वो कितना होगा हमारा, 90 to 23 हमारा नॉर्मल स्कोर होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, देखना है कि पेशेंट हाई रिस्क में है, लो रिस्क में है, या फिर जो पेशेंट है वो प्रिवेंटिव है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम, तो हम नंबर से याद रखेंगे। सबसे पहले तो याद रख लो कि 9 नंबर क्या होता है, सबसे लो रिस्क होती है, और 23 जो होता है सबसे हाई रिस्क होती है ना। तो स्कोर में अगर अपन देखें 6 to 9, तो ये क्या होता है, वेरी हाई रिस्क वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट रहता है वो कैसा होता है, वेरी हाई रिस्क का रहता है। तो इसमें अपन इंटरवेंशन में क्या करेंगे, और इंटरवेंशन अप्लाई, मतलब जितने भी उसके इंटरवेंशन थे उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्या क्या इंटरवेंशन थे अपने, जैसे कि उसको क्या करना, हर 2 आवर्स में पोजीशन प्रोवाइड करना, उसको बेड मेकिंग जो रहती है वो क्या करना, प्रॉपरली करना, है ना, पोजीशन अच्छे से देना। ये सारे हमारे जो इंटरवेंशन हमने आगे देखे थे, तो सारे इंटरवेंशन हमको अप्लाई कर देना है जब पेशेंट क्या है, जब उसका स्कोर कितना आया है, 6 से 9 के बीच में आया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिस्क में। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 से 12, अगर पेशेंट का स्कोर कितना है 10 से 12, तो पेशेंट कैसा है, हाई रिस्क में, ठीक है। हाई रिस्क में क्या करेंगे अपन, पेशेंट को क्या देंगे, आईवी फ्लूइड, ठीक है। तो इससे भी बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है कि कौन से स्कोर पे हमको आईवी फ्लूइड देना स्टार्ट कर देना है इससे पेशेंट को, है ना, बेड सोर में। तो हम क्या बोलेंगे, जब उसका स्कोर कितना आया हो, 10 से 12 के बीच में आया हो, तो क्या देंगे उसको, आईवी फ्लूइड दे देंगे, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन कम हो गया है ना। तो उसके बाद में अगर स्कोर कितना हो, 13 से 14 हो, मतलब पेशेंट में रिस्क कैसी है, मॉडरेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिस्क इंटरवेंशन करेंगे। वही पेशेंट को क्या कर लो, पोजीशन प्रोवाइड कर दो, बेडिंग अच्छे से दे दो, है ना। ये सब हमें जो इंटरवेंशन थे उसको देना है। उसके बाद में करेंगे हम 15 से 18 नंबर अगर आता है, तो इसमें क्या करना है हमको, प्रिवेंटिव मेजर का यूज़ करना है ना। इसमें भी हमको क्या करना है, जो हमारे इंटरवेंशन थे उसको यूज़ करना है ना, मतलब पोजीशन प्रोवाइड करना है, और जो उसका बेड रहता है उसको क्या करना है, प्रॉपर बेडिंग करना है ना। उसके बाद में अगर हमारा स्कोर कितना आता है, 19 से 23 तक आता है, मतलब कि क्या है, बहुत अच्छा है, पेशेंट को बेड सोर नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है। तो हमको क्या करना है, नॉट एट रिस्क, पेशेंट कैसा है, रिस्क में नहीं है। तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल स्कोर है, मतलब यहाँ पर कुछ भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतना, क्या याद रखोगे इसमें, टोटल पॉइंट याद रखना है, 23 पॉइंट होते हैं। मैक्सिमम जो नंबर देते हैं हम एग्जाम में मतलब बेड सोर का एग्जाम है ना, एग्जाम को मत देख लेना,
कितना देते हैं हम 23 देते हैं। मिनिमम नंबर कितना देते हैं हम 6 देते हैं। हमने बोल दिया कि 19 से लेकर 23 तक नंबर आया है, मतलब पेशेंट में कोई भी रिस्क नहीं है, पेशेंट हमारा एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ भी इसको बेड सोर के रिस्क नहीं है। नंबर अगर हमारा आ गया है 6 से 9 तो ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क वाला है। 10 से 12 आ गया तो हाई रिस्क वाला है। 13 से 14 आ गया तो उसको मॉडरेट रिस्क है। और 15 से 18 आ गया तो मतलब क्या करना है, मतलब रिस्क तो नहीं है पर रिस्क थोड़ी सी है, इसलिए अपन को प्रिवेंटिव मेजर का क्या करना है, यूज करना है, मतलब पहले से ही बचाव करना है कि इसको बेड सोर ना हो। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अब। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमने क्या देखा था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर देखा था ना। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था हमारा, असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, है ना। रिस्क फैक्टर का असेसमेंट में हमने पूरी चीज़ देख ली थी कि हम कौन सी स्किल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट अगर हम देखें आगे का, तो ये सारा जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वही था इतना, है ना। अभी सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया हमारा, जो प्रिवेंशन रहता है उसका, है ना। तो प्रिवेंशन का फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि असेसमेंट कर लो। सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, प्रिवेंशन का चेंज द पेशेंट पोजीशन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में क्या कर दो, पेशेंट की पोजीशन को चेंज कर दो। इसके बारे में हमने बात कर ली है। थर्ड अपना प्रिवेंशन क्या होगा, इफ नॉट चेंज द पोजीशन व्हेन प्रोवाइड कंफर्ट डिवाइस, एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस। अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर जा सकती है, जैसे कि मान लो कि पेशेंट सर्जरी वाला पेशेंट है, एनजी ट्यूब वाला पेशेंट है, या फिर सीवियर इंजरी वाला पेशेंट हो गया, है ना, ट्रैक्शन वाला पेशेंट हो गया, तो ऐसे पेशेंट जिसकी पोजीशन अपन हर 2 घंटे में नहीं बदल सकते हैं, है ना, इम्मोबिलाइज वाला पेशेंट है, तो उस कंडीशन में क्या कर दो, पेशेंट को क्या कर दो, कंफर्ट डिवाइस दे दो, है ना। कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं, कंफर्ट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंफर्ट देने के लिए पेशेंट को यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि पिलो हो गया आपका, रोल वाला जो होता है, टॉवेल हो गया, है ना। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ आती है ट्रैक्शन के लिए, है ना। ये सब क्या होते हैं आपके कंफर्ट डिवाइस, मतलब कि पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, उसके बॉडी पार्ट्स को कंफर्ट देने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि पेशेंट को क्या कर दो, अगर चेंज नहीं कर सकते तो ऐसा मेट्रेस दो जिसमें क्या भरी हो, एयर भरी हो, ऐसा गद्दा दे दो जिसके अंदर क्या हो, एयर हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन ने, ये गद्दा है हमारा या फिर एक मेट्रेस है ना, इसके अंदर क्या भरी है, एयर भरी है, तो ये वाला गद्दा दे दो, है ना। एयर के कारण क्या हुई होगा, बॉडी के पार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो कैसा मेट्रेस दे दो उसको, एयर मेट्रेस दे दो। उसके बाद में क्या दे दो उसको, वाटर मेट्रेस दे दो। वाटर मेट्रेस मतलब क्या, ऐसा गद्दा दे दो या ऐसा मेट्रेस दे दो जिसमें क्या भरा हो, पानी भरा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर मेट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर मेट्रेस तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर अगर जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है ऐसे पेशेंट के लिए वो कौन सा आता है, एयर मेट्रेस, मतलब हवा वाला जो गद्दा अपन ने देखा है हॉस्पिटल में, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, यूज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो और क्या करेंगे बचाने के लिए, रिमूव द कॉज ऑफ सोर्स, है ना। जो कारण है सोर्स का उसको ही रिमूव कर दो। अब कारण कौन कौन से थे हमारे, तो आगे हमने देखा था कि मॉइस्चर हमारा कारण था, मॉइस्चर को हटा दो, मॉइस्चर रहना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखो कैथेटर लीक नहीं होना चाहिए, पेशेंट गीले में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा कारण क्या था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। शेयर मतलब क्या होता है, पेशेंट की रफ जो हैंडलिंग करी थी आपने वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अपन ने जो पॉइंट देखे थे सारे, ये क्या थे हमारे कॉज थे। तो अब क्या कर दो, उन कारण को ही हटा दो। जब कारण ही नहीं रहेंगे तो बेड सोर भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, रिमूव द रिंकल ऑफ शीट एंड मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर शीट से क्या कर देंगे, रिंकल जो भी सेल आ रहे थे हमारे बेडशीट के ऊपर उसको भी रिमूव कर देंगे। मॉइस्चर मतलब पेशेंट का जो गीला था, है ना, अगर कपड़े गीले हैं, क्लॉथ गीले हैं तो उसको भी क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, बेडशीट गीली है तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देंगे, प्रोवाइड हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन थेरेपी मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी। पेशेंट को क्या करो, हाइड्रेशन थेरेपी दो, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड दो, है ना। अच्छे अमाउंट में फ्लूइड देंगे मतलब क्या होगा, अच्छे से बॉडी में फ्लूइड रहेगा, सर्कुलेशन होगा, उसका बीपी मेंटेन रहेगा, से उसको प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड मिलेगा, ब्लड मिलेगा, तो मतलब जो बेड सोर्स होने के चांसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए अपन क्या कर देंगे, पेशेंट को हाइड्रेशन थेरेपी दे देंगे। क्लियर इतना। उसके बाद में और क्या करेंगे प्रिवेंशन के लिए, तो मसाज द प्रेशर पॉइंट। जो प्रेशर पॉइंट है, जहाँ जहाँ पर प्रेशर लगते हैं, जो हमने इमेज में आगे देखा था, है ना, ये प्रेशर पॉइंट कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन सी पोजीशन में, तो उन पे क्या कर देंगे हम, मसाज कर देंगे। ठीक है, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है ना, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हम भी कभी एक पोजीशन में रहते हैं या बीमार रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो क्या होता है हमारे भी दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है थोड़ा सा, है ना। तो हम क्या करते हैं, मसाज कर लेते हैं, उस वाले पार्ट पे मसाज करवा लेते हैं किसी से, ताकि क्या हो जाए, जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ से क्या हो जाए, जो भी एरिया था जो सप्रेस हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉपरली हो जाए, तो पेन कम हो जाएगा। उस तरह से हमको क्या करना है, जो हमारा प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे मसाज कर देना है पेशेंट के, विद हेल्प ऑफ लुब्रिकेशन। मसाज किससे करना है अपन को, लुब्रिकेशन की हेल्प से करना है ना। इट इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। लुब्रिकेशन मतलब क्या, ऐसी चीज़ ले लो जो क्या हो, लुब्रिकेट करने वाली हो, जैसे कि ऑयल ले लो, कोई सी क्रीम ले लो, कोई सा लोशन ले लो। ठीक है, तो लुब्रिकेंट मतलब क्या, अपन को लुब्रिमेंट करना है इसको, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑयल ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं, लोशन ले सकते हैं, कोई सा भी, उससे क्या कर दो, उसके प्रेशर पॉइंट पे मसाजिंग कर दो, ताकि जो बेड सोर होता है वो नहीं हो। ये सारा क्या थे, हमारे प्रिवेंटिव मेजर थे, मतलब अभी बेड सोर हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही हो नहीं, उससे बचाने के लिए हमने ये सारे मेजर का यूज़ कर लिया है।
क्लियर है इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम इसका यहाँ पर मैनेजमेंट देखेंगे। क्या है हमारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर। अब एक पेशेंट है जिसको बेड सोर हो गया है, सारे प्रिवेंटिव मेजर यूज कर रहे थे, है ना, या फिर कोई सा प्रिवेंटिव मेजर यूज नहीं करा था, पेशेंट को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करा था, है ना, पेशेंट को क्या हो गया है, अब बेड सोर हो गया है। तो बेड सोर हो गया है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा या उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट में देखते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या करेंगे, आफ्टर ऑब्जर्व द बेड सोर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी इन्फॉर्म द डॉक्टर। सबसे पहली बात तो ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपने अगर क्या करा है, ऑब्जर्व करा है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, बेड सोर दिख गया आपको कि छाला हो गया है, अल्सर हो गया उसकी स्किन पे, है ना, प्रेशर पड़ने के कारण या मॉइस्चर के कारण। तो सबसे पहली बात तो क्या, डॉक्टर को जाकर क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, इन्फॉर्म क्यों कर देना है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वुंड बना सकता है, पेशेंट में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या कर लो, तो बेड सोर जैसे आपको लगता है कि बेड सोर का असेसमेंट कर लिया आपने ब्राडन स्केल के द्वारा, तो आपको अगर रिस्क लग रहा है ना, नंबर उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो अपन क्या कर देंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, हेल्प टू डॉक्टर टू असिस्ट द स्टेज ऑफ बेड सोर। अब जो बेड सोर की स्टेज रहती है वो असिस्ट कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, है ना, अपन भी कर सकते हैं, बाकी मेन जो करेगा वो कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, है ना, क्योंकि पता लगाएगा कौन सी स्किन में कहाँ तक गया है वो। तो अपन को क्या करना है, डॉक्टर की हेल्प करना है। जब वो क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं स्किन का, उस दौरान हम उनको हेल्प करना है। अब हेल्प कैसे करना है, तो पेशेंट को क्या करना है, होल्ड करके रखना है, उसको पोजीशन दिलानी है ना, उसकी जो अगर क्लॉथ है तो क्लॉथ को क्या करना है, रिमूव करना है, उसके गाउन को रिमूव करना है, उस एरिया को एक्सपोज करना है। ठीक है, तो ये सारा जो हेल्प है अपन को करना है किसकी, डॉक्टर की। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, चेंज द पेशेंट पोजीशन एवरी 2 आवर। हर 2 घंटे में पेशेंट की क्या करना है, जो पोजीशन चेंज करना है ना, बेड सोर हो ना उसके लिए भी चेंज करना है। बेड सोर अगर हो गया है तो उस कंडीशन में भी चेंज करो, चेंज नहीं करोगे तो प्रेशर पड़ने के कारण बेड सोर देता है वो अपने डिफरेंट स्टेज में जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, क्लीन द सोर्स इन पेरिफेरल टू सेंटर। सोर्स मान लो ये सोर हो गया आपको, है ना, तो ये क्या हो गया अपना सेंटर वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा पेरिफेरल पार्ट। तो अपन को क्या करना है, पेरिफेरल टू सेंटर क्लीन करना है, मतलब बाहर से लेकर अंदर की तरफ क्या करना है, घाव को क्लीन करना है। क्लियर है इतना। उसके बाद में क्या आएगा, NSR यूज टू क्लीन द वुंड इफ पस प्रेजेंट देन यूज H2O2। क्या करना है हमको, H2O2। ठीक है, क्या करना है हमको, NS का यूज करना है क्लीन करने के लिए वुंड को। अगर पस प्रेजेंट है तो क्लीन किससे करेंगे हम, अगर पस प्रेजेंट है तो हम नॉर्मल सलाइन का यूज करेंगे, है ना, सॉरी, अपन को क्या करना है, नॉर्मली पस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वुंड हुआ है, घाव हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन से उसको क्लीन कर देंगे, है ना। अगर क्या हो गया, उसमें पस पड़ गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब थर्ड स्टेज पे वुंड आ गया है, तो उस कंडीशन में अपन क्या ले लेंगे, H2O2 ले लेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका यूज करेंगे, है ना। तो ये क्या करता है, अपन को क्लीन करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में भी हेल्प करेगा, और जो वुंड रहता है उसको हील होने में भी हेल्प करता है। तो पस अगर फॉर्मेशन हो गया है तो क्या कर लो, H2O2 का यूज कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, इंसुलिन ड्रॉप आर इंस्टिलेशन इन द ओपनिंग ऑफ वुंड टू हेल्प द प्रमोट हीलिंग। अब हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, मतलब घाव तो बन गया है, ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, इंसुलिन की कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ठीक है, इंसुलिन कब दिया जाता है, जब पेशेंट को क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस होता है, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं हम, इंसुलिन देते हैं, है ना। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को अपन बोल सकते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें से ग्लूकोज को कलेक्ट कर लेता है और हमारी सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंसुलिन डालेंगे। इंसुलिन का जो फायदा रहेगा वो क्या होगा, कि हमारी जो सेल रहेगी उसको क्या मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज मिलेगा, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो वुंड हीलिंग रहता है वो जल्दी हो जाएगी, या फिर जो सेल रहता है उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1% जिंक ऑक्सिलेट देंगे, पाउडर आर यूज टू द साइड ऑफ वुंड टू प्रिवेंट द मॉइस्चर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि 1% जो जिंक ऑक्सिलेट पाउडर रहता है इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो इस पाउडर का यूज हम मोस्टली करते हैं मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो अपन को नाम याद रखना है, 1% जिंक ऑक्सिलेट पाउडर का हम यूज करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। किसमें यूज करते हैं, तो बेड सोर्स में प्रिवेंट करने के लिए भी कर सकते हैं, बेड सोर के मैनेजमेंट में करते हैं, सॉरी, है ना, बेड सोर के मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, यूज द वार्म एप्लीकेशन टू प्रमोट द ब्लड सप्लाई टू इंक्रीज द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे हम, वार्म एप्लीकेशन देंगे। वार्म एप्लीकेशन मतलब क्या देंगे, उसको जो हॉट वाटर बैग होता है ना उसका यूज करेंगे। उसके द्वारा क्या होगा, वेसल डायलेशन होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और वुंड क्या हो जाएगी, जल्दी हील हो जाएगा। तो हम क्या दे देंगे, वार्म एप्लीकेशन दे देंगे उसको। उसके बाद में क्या करेंगे हम, वार्म एप्लीकेशन देने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज 100 वोल्ट का बल्ब यूज कर सकते हैं। यूज इन 3 टाइम इन अ डे फॉर 10 मिनट। अब MCQ कहीं से भी बन सकता है कि अपन जो कितने वोल्ट का बल्ब यूज करते हैं, है ना, तो 100 वोल्ट का बल्ब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो पेशेंट को वार्म एप्लीकेशन देने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। कितने टाइम यूज करना है ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन बनेगा अपना एग्जाम के लिए, और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कब कितनी टाइम यूज़ करना है, तो 3 टाइम यूज़ करना है एक दिन में। उसके बाद कितनी देर के लिए करना है, 10 मिनट के लिए, है ना। 100 वोल्ट का जो बल्ब है वो जला के उस एरिया के पास रख दो, उससे क्या होगा, वार्म एप्लीकेशन मिलेगी, पेशेंट को गर्माहट फील होगी, वार्म एप्लीकेशन मिलेगी, जिससे क्या हो जाएगी, वेसल डायलेट हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब जो वो बल्ब है उसको कितना दूर रखना है ना। बल्ब जला के ऐसा नहीं है जहाँ पर पेशेंट को घाव हो रहा था, बल्ब जाके उस घाव के अंदर ही रख दिया अपन ने, कहाँ रखना है उसको, बॉडी से अवे रखना है, दूर रखना है। कितना दूर रखना है, 45 से 65 सेंटीमीटर, है ना, 45 टू 65 सेंटीमीटर अवे रखना है पेशेंट की बॉडी से, दूर रखना है। ठीक है, उसके बाद में है हाइड्रेशन थेरेपी मॉइस्चराइजेशन। और एक और बात, जब भी बल्ब रखेंगे तो पेशेंट के जो वुंड है उसको एक्सपोजर करके रखना है ना, ऐसा नहीं कि क्लॉथ पहना रखे और बल्ब लेके खड़े अपन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हाइड्रेशन थेरेपी मॉइस्चराइजेशन। ठीक है, हाइड्रेशन थेरेपी मॉइस्चराइजेशन क्या करना है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी देना है, जिससे क्या मिलेगा, मॉइस्चराइजेशन जो स्किन है उसमें क्या रहेगी, जो नमी रहती है वो बनी रहेगी, मतलब प्रॉपर अमाउंट में उसको फ्लूइड मिलेगा। नेक्स्ट क्या करना है, O2 सप्लाई वाया द हेल्प ऑफ द कैथेटर। ठीक है, कौन से कैथेटर की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन कैथेटर या O2 मास्क, है ना, हमारी जो O2 ट्यूबिंग होती है उसके कैथेटर की बात हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई करना है पेशेंट को किसके द्वारा, जो हमारा O2 कैथेटर होता है उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद में डिक्रीज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, प्रोमोट द हीलिंग। ठीक है, डिक्रीज नहीं सॉरी इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड प्रमोट द हीलिंग, है ना। जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था जिसके कारण रेक्रोसिस हो रहा था, टिश्यू की डेथ हो रही थी, तब हम क्या कर देंगे, उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई दे देंगे। ऑक्सीजन सप्लाई दे दी कैथेटर के द्वारा, जिससे क्या हुआ, जो सेल का मेटाबॉलिज्म था जो पहले वीक हो गया था या कम हो गया था, वो क्या हो जाएगा, अब वापस से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारी सेल रहती है वो भी क्या हो जाएगी, हील होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। ये क्या था पूरा हमारा मैनेजमेंट था फॉर बेड सोर। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने बेड सोर के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करा है ना, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जिसमें अपन ने छोड़ा है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आपको क्या करना है, अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे याद रखने की टिक बताइए उसके थ्रू आपको याद रखना है, और एक एक MCQ जहाँ पर मैंने लगाया है कि क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट ट्रिक, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर टिक करना है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक अपना जो बेड सोर वाला टॉपिक है वो फिनिश होता है। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो या फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर आपको अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।